द स्कार्सिटी माइंड ट्रिक। तुम स्क्रॉल कर रहे हो, एक काउंटडाउन चमक रहा है, ओनली 5 लेफ्ट इन स्टॉक। एक लाल बैनर चीख रहा है, सेल एंड्स इन 1 आवर। और अचानक तुम्हारी धड़कन तेज हो जाती है। तुम तो ये चीज ढूंढ भी नहीं रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगने लगता है कि तुम्हें ये चाहिए, अभी चाहिए। जैसे अगर तुमने अभी नहीं लिया तो तुम कुछ इंपॉर्टेंट खो दोगे, कुछ कीमती, कुछ रेयर। लेकिन रुको, ये जरूरी नहीं है, ये वैल्यूबल भी नहीं है। ये है साइकोलॉजी। तुम अभी अभी फंसे हो स्कैरसिटी माइंड ट्रिक में, और ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। देखो, तुम्हारा दिमाग उस दुनिया में इवॉल्व हुआ जहां सच में चीजें रेयर होती थीं। खाना लिमिटेड था, छत टेम्परेरी थी, औजार रेयर थे। अगर तुमने देर की तो कोई और छीन लेता था, अगर तुम रुके तो जान भी जा सकती थी। तो तुम्हारे दिमाग ने शॉर्टकट्स बनाए, मेंटल रिफ्लेक्सेस। ऐसे रिफ्लेक्सेस जो अलर्ट हो जाते थे जब कुछ रेयर दिखे, जब कुछ गायब हो सकता था। ये इंस्टिंक्ट्स प्राचीन हैं, लेकिन आज की दुनिया वैसी नहीं है। आज की स्कैरसिटी ज्यादातर इल्यूजन है, क्राफ्टेड, एग्जैजरेटेड, डिजाइंड। लेकिन तुम्हारा दिमाग फर्क नहीं कर पाता। वो आज भी अलर्ट हो जाता है, घबरा जाता है, मान लेता है। शायद तुमने ये फ्लैश सेल में फील किया हो, वो ओनली 2 सीट्स लेफ्ट पनिस वाली वार्निंग किसी फ्लाइट में, या लास्ट चांस टू सेव साथी वाला एड, या जब कोई कहता है आई एम कंसिडरिंग अदर ऑप्शंस, और तुम अचानक उन्हें और ज्यादा चाहने लगते हो। जरूरी नहीं क्योंकि वो परफेक्ट हैं, बल्कि क्योंकि अब वो दूर जा रहे हैं। स्कैरसिटी वैल्यू को डिस्टॉर्ट कर देती है, वो लॉजिक को हाईजैक कर देती है, वो क्यूरियोसिटी को क्रेविंग में बदल देती है। स्टडीज बार बार ये दिखा चुके हैं, जब लोगों को 2 एक जैसे कुकीज दी जाती हैं, एक भरे जार से, एक लगभग खाली जार से, तो ज्यादातर लोग उस कुकी को बेटर टेस्ट करते हैं जो खाली जार से आती है। ना ज्यादा महंगी, ना ज्यादा सुंदर, बस बेटर। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ ये नहीं सोचता कि कुछ क्या है, वो ये सोचता है कि वो कितना अवेलेबल है। जितना कम अवेलेबल, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। जरूरी नहीं क्योंकि वो चीज सच में बेटर है, बल्कि क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स चिल्लाते हैं, एक्ट नाउ बिफोर इट्स गॉन। इसीलिए मार्केटिंग लिमिटेड एडिशंस पर जिंदा है। इसीलिए सोशल मीडिया फोमो से चलता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसीलिए कलेक्टिबल्स मैजिकल लगते हैं। इसीलिए वीआईपी एक्सेस बिकता है, और रिलेशनशिप्स भी इस ट्रिक से बच नहीं पाते। सोचो उस इंसान के बारे में जो थोड़ा पीछे हटता है। तुम अचानक बस उसी के बारे में सोचते रहते हो। उनकी दूरी स्कैरसिटी बना देती है। जरूरी नहीं क्योंकि वो सही हैं, बल्कि क्योंकि वो दूर जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग इनकम्पैटिबिलिटी नहीं देखता, वो अपॉर्चुनिटी देखता है जो हाथ से फिसल रही है। और जो फिसल रहा हो वही सबसे कीमती लगता है। इसी ट्रिक का सबसे कड़वा हिस्सा ये है कि अक्सर वो चीजें जो रेयर लगती हैं असल में होती ही नहीं। होटल्स अक्सर ओनली 1 रूम लेफ्ट दिखाते हैं, जब पीछे और भी दर्जनों होते हैं। एप्स कहते हैं पीपल आर लुकिंग एट दिस नाउ, जबकि कोई नहीं देख रहा होता। ये इल्यूजन क्रिएट किया गया है तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, तुम्हारे स्टीयरिंग के लिए, ताकि तुम्हारा पेशेंस टूटे, ताकि तुम सोचो नहीं, बस खरीद लो। और ये काम करता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग आज भी वही एंशिएंट पैनिक लेकर चल रहा है, जहां कंपटीशन था खाने के लिए, जीने के लिए, वार्मथ के लिए, और अब वो पैनिक एक्टिवेट हो रहा है शूज, लाइक्स, अटेंशन और स्टेटस के लिए। स्कैरसिटी सिर्फ चीजों की नहीं होती, आइडियाज की भी बिकती है। देखा है ना एक्सक्लूसिव ट्रूथ वाला वीडियो, या हिडन सीक्रेट्स दे डोंट वांट यू टू नो, या लिमिटेड एक्सेस क्लब्स। वही ट्रिक फिर से। एक आइडिया को रेयर बना दो, और लोग न सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे, वो उससे चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो हार्ड टू गेट है तो शायद वो सच के और करीब है। पर थोड़ा और गहराई में चलो। ये ट्रिक इमोशनली क्यों काम करता है? क्योंकि स्कैरसिटी दर्द देती है। जब तुम्हें बोला जाता है दिस इज लिमिटेड, तुम्हारा शरीर सिर्फ सोचता नहीं, वो रिएक्ट करता है। कॉर्टिसोल स्पाइक करता है, फोकस नैरो हो जाता है, डिसीजन मेकिंग शिफ्ट हो जाती है रैशनल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सीधे एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम में, जहां इम्पल्स, डर और सर्वाइवल के जरिए चॉइसेस होती हैं। तब तुम चूज नहीं करते, तब तुम रिएक्ट करते हो। इसीलिए ये रेजिस्ट करना इतना मुश्किल है। इसीलिए तुम ट्रिक को जानकर भी फंस जाते हो। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये है न्यूरोकेमिस्ट्री।
लेकिन ये यहीं नहीं रुकता। स्कैर्सिटी माइंड ट्रिक का सबसे डार्क ट्विस्ट ये है जब ये तुम पर ही लागू हो जाता है। कभी महसूस किया है कि तुम खत्म हो रहे हो? रनिंग आउट ऑफ टाइम, रनिंग आउट ऑफ वर्थ, रनिंग आउट ऑफ चांसेस। जब सोसाइटी तुम्हें कांस्टेंट टाइमलाइंस देती है, 20 तक तुम्हें यहां होना चाहिए, 30 तक ये हासिल कर लेना चाहिए, 40 तक सब क्लियर होना चाहिए, तब तुम खुद को एक वैनिशिंग प्रोडक्ट की तरह देखने लगते हो। जैसे तुम्हारी वैल्यू हर साल घट रही हो, जैसे तुम्हारी वर्थ टाइम से टाइड हो। तब तुम रश करते हो, सेटल करते हो, पैनिक परचेस करते हो, जॉब्स, पार्टनर्स, होम्स, आइडेंटिटीज। जरूरी नहीं क्योंकि वो सही हैं, बल्कि क्योंकि तुम्हारा दिमाग मान लेता है ये आखिरी चांस है। ये है स्केर्सिटी टर्न्ड इनवर्ड। और ये बहुत ही क्रूअल होता है क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे परचेसेस नहीं, तुम्हारा पूरा पाथ मैनिपुलेट कर देता है। लेकिन अब सुनो वो सच जो इस इल्यूजन को तोड़ता है। वैल्यू अर्जेंसी से नहीं आती, वर्थ रैरिटी से नहीं बनती, सिर्फ इसलिए कि कुछ लिमिटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटर है, और जो चीज़ अबंडेंट है वो घटिया नहीं होती। सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स टाइम लेते हैं, सबसे गहरी सच्चाइयाँ अक्सर फ्रीली मिलती हैं, सबसे मीनिंगफुल काम शायद ना तो फ्लैशी होता है, ना ही उसमें टिकिंग क्लॉक होती है। और जो चीज़ बार बार तुमसे कहती है डिसाइड नाउ, वो चीज़ अक्सर तुम्हारे सोचने से डरती है, क्योंकि असली वैल्यू तुम्हारे हेजिटेशन से डरती नहीं, वो उसे वेलकम करती है। खुद से पूछो, इस अर्जेंसी से किसको फायदा हो रहा है? किसकी टाइमलाइन पे तुम चल रहे हो? और क्या तुम कुछ और देख पाओगे? ज्यादा साफ, गहराई से, ऑनेस्टली। अगर तुम बस थोड़ा और रुक जाओ, क्योंकि उस पॉज में कुछ टूटता है, ना अपॉर्चुनिटी ना कनेक्शन, बल्कि इल्यूजन। और जब इल्यूजन टूटता है तब तुम फाइनली चूज कर सकते हो, ना डर से ना प्रेशर से, बल्कि सच से। तो अगली बार जब कोई रेड बैनर चमके, कोई काउंटडाउन टिक करे, कोई वॉइस कहे एक्ट नाउ, तो उसे टिक करने दो, उसे फ्लैश करने दो और अपने दिमाग को ऑब्जर्व करने दो, ना भागने दो। क्योंकि इस दुनिया की सबसे रेयर चीज़ वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे तुमसे खरीदा जा रहा है, ना वो इंसान है जिसे तुमसे चेस करवाया जा रहा है, ना वो डेडलाइन है जिससे तुम्हें डराया जा रहा है। इस दुनिया की सबसे रेयर चीज़ है एक ऐसा माइंड जो पॉज कर सके, जो देख सके और जो कह सके मैं चूज करता हूं, ना क्योंकि ये स्केयर से है, बल्कि क्योंकि ये सही है। द एम्पैथी ड्रेन इफेक्ट। तुम जागते हो और अपना फोन चेक करते हो। सबसे पहली चीज जो दिखती है, एक दिल तोड़ देने वाली पोस्ट, एक बच्चा जो किसी युद्धग्रस्त इलाके में भूखा मर रहा है। तुम नीचे स्क्रॉल करते हो और वहां एक और है, एक जानवर जो एक पिंजरे में कांप रहा है, उसकी आंखों में दया की भीख। एक औरत जो अपने शोषण भरे अतीत की कहानी बता रही है। एक आदमी जो सब कुछ खो चुका है, बाढ़ के बाद रो रहा है। तुम अब चौंकते नहीं, तुम बस स्क्रॉल करते हो। कुछ महसूस होता है शायद, पर वो भावनाएं फीकी हैं। एक भूतिया दर्द, एक सुन्न सी धड़कन, इतनी नहीं कि तुम्हें रोक सके, इतनी नहीं कि तुम कुछ करो। और फिर भी जब कोई तुमसे मदद मांगता है, जब कोई पिटिशन आता है, कोई डोनेशन लिंक, कोई प्लीज शेयर, तुम कर देते हो, लगभग ऑटोमेटिकली। ना इसलिए क्योंकि तुम बहुत डीपली केयर करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मदद ना करना और बुरा लगता है, क्योंकि गिल्ट ने एम्पैथी की जगह ले ली है। इसे कहते हैं द एम्पैथी ड्रेन इफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल एरोजन, जहां सच्ची करुणा धीरे धीरे परफॉर्मेटिव गिल्ट ड्रिवन कंप्लायंस में बदल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार्टलेस हो, बिल्कुल नहीं। असल में बात यह है कि तुम बहुत लंबे समय तक दिल से भरे रहे और अब तुम थक चुके हो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम इस पूरी दुनिया का दर्द अब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बना था, लेकिन हर दिन तुमसे यही उम्मीद की जाती है। हर दिन तुम्हें ऐसी कहानियां दिखाई जाती हैं जो तुम्हें अंदर तक तोड़ देने के लिए बनाई गई हैं। और वक्त के साथ कुछ अंदर से बदलने लगता है, ना इसलिए कि तुम क्रूअल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिमाग एंडलेस सौरों को सहन नहीं कर सकता। कल्पना करो तुम्हारी एम्पैथी एक कुआं है, गहरा, उदार, जीवनदायक। लेकिन जब भी तुम कोई ट्रेजेडी देखते हो, उस कुएं से थोड़ा पानी निकाला जाता है। किसी अनजान के दुहक के लिए एक प्याला, किसी कॉज के लिए एक और, किसी क्राइसिस के लिए एक और एक और एक और। आखिरकार वो कुआं सूखने लगता है और जो नीचे बचता है, ऑब्लिगेशन, रिजेंटमेंट, एक खोखली सी टीज जो केयरिंग जैसी लगती है, पर असल में नहीं है। यही होता है जब कंपैशन एक करेंसी बन जाता है, जब तुम्हारी अच्छाई लेवरेज्ड की जाती है,
जब तुम्हारा फील करने का एबिलिटी अब तुम्हारा नहीं रहता, बल्कि हर उस इंसान का होता है जो एक इमोशनल स्टोरी सुनाना जानता है। अब तुम लोगों की जान बचाने के लिए डोनेट नहीं कर रहे, तुम गिल्ट खत्म करने के लिए डोनेट कर रहे हो। अब तुम स्टोरीज इसलिए शेयर नहीं कर रहे क्योंकि वो तुम्हें छू गई, तुम इसलिए शेयर कर रहे हो क्योंकि ना करना सेल्फिश लगेगा। तुम अब लोगों की मदद नहीं कर रहे, तुम बस उस इंसान की एक्टिंग कर रहे हो जो मदद करता है। और फिर भी अजीब बात यह है, तुम्हारा बिहेवियर पहले से ज्यादा कंपैशनेट दिखता है। तुमने और पिटिशन साइन किए हैं, तुमने और विजिल्स अटेंड किए हैं, तुमने पिछले 1 साल में इतनी दुखद कहानियां शेयर की हैं जितनी तुम्हारे पूर्वजों ने पूरी जिंदगी में नहीं देखी होंगी। पर अंदर से तुम कम महसूस करते हो, तुम कम केयर करते हो, या शायद सही कहें तो तुम इतना ज्यादा केयर करते हो कि अब फंक्शन नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, जैसे भी कर सके वो फीलिंग को काट देता है। वो कठोर बन जाता है, क्रूरता में नहीं, रिफ्लेक्स में। शुरुआत सटल होती है। पहली बार तुम रोते हो, तुम तड़पते हो, तुम सो नहीं पाते, तुम सब कुछ महसूस करते हो। लेकिन अगली बार थोड़ा फीका, उसके बाद और फीका, जब तक कि एक दिन तुम एक मां को अपने डाइंग बच्चे को पकड़े देखो और महसूस करो थकान। हॉरर नहीं, बस थकान। ना इसलिए कि तुम्हारे अंदर भावना नहीं बची, बल्कि इसलिए कि वो भावना ड्रेन हो चुकी है। ये तुम्हारे कैरेक्टर की फेलियर नहीं है, ये इमोशनल सैचुरेशन का नेचुरल परिणाम है। ये कंपैशन फटीग है। तुम्हारा दिमाग एम्पैथेटिक होने के लिए बना था, अपने कबीले के लिए, अपने गांव, अपने परिवार के लिए। एक छोटी सी दुनिया जहां का दुहक तुम पकड़ सकते थे, महसूस कर सकते थे और जवाब दे सकते थे। लेकिन अब तुम रोज हजारों ट्रेजेडीज से फीड किए जाते हो। ऐसा दुहक दिखाया जाता है जिसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है, ऐसी पीड़ा जिसे तुम रोक नहीं सकते, ऐसा अन्याय जिसे तुम ठीक नहीं कर सकते। और हर बार तुमसे उम्मीद की जाती है, रिएक्ट करो, हेल्प करो, फील करो, गिव करो। पर कितनी बार दे सकते हो तुम? जब तक कि तुम खुद खाली ना हो जाओ। और यही है ट्रैप। जितना ड्रेन्ड तुम हो, उतना ज्यादा मैनिपुलेटेड हो सकते हो, क्योंकि गिल्ट एक पावरफुल मोटिवेटर है। और जब सच्ची एम्पैथी थिन हो जाती है, गिल्ट पपेट स्ट्रिंग बन जाता है। अब तुम ये नहीं पूछते क्या ये सही कॉज है या क्या ये हेल्प इफेक्टिव है। अब बस चाहते हो कि प्रेशर खत्म हो। तुम कंप्लाई करते हो क्योंकि न करना सेल्फिश लगता है। अब तुम्हारा कंपैशन चुना नहीं गया, वो गिल्ट के जरिए एक्सट्रैक्ट किया गया। ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल है। स्टडीज बताती हैं कि डिस्ट्रेसिंग इमोशनल कंटेंट का प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर तुम्हारे ब्रेन को बदल देता है। अमिगडाला, जो इमोशन प्रोसेस करता है, धीरे धीरे रिएक्ट करना कम कर देता है। तुम्हारा पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, पर अच्छे तरीके से नहीं। अब तुम्हें कुछ महसूस करने के लिए और बड़ा शॉक चाहिए। और फिर एक दिन कुछ भी तुम्हें हिला नहीं पाता, और फिर आती है शेम। तुम देखते हो कि अब तुम रियल हॉरर पर भी बिना पलक झपकाए स्क्रॉल कर रहे हो। तुम न्यूज़ अवॉइड करने लगे हो, तुम उन लोगों को म्यूट करने लगे हो जो ज्यादा सैडनेस शेयर करते हैं। और तुम सोचते हो मेरे साथ क्या गड़बड़ है, पर तुम्हारे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तुम ठीक वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हो जैसे एक इंसान डिजाइंड है, उस सी ऑफ सफरिंग में डूबने से खुद को बचाने के लिए। लेकिन दुनिया तुम्हें और सुनाएगी। वो कहेगी और फील करो और डू करो और गिव करो। वो कहेगी अगर तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ता तो तुम मॉन्स्टर हो। और इसलिए उस आवाज को चुप कराने के लिए तुम परफॉर्म करते हो, तुम रिपोस्ट करते हो, तुम रिएक्ट करते हो, तुम दुखी चेहरा बनाकर सारी सही बातें कहते हो। पर अब वो तुम्हारी एम्पैथी के कुएं से नहीं आ रहा, वो कुआं तो अब सूख चुका है। अब जो तुम दे रहे हो वो परफॉर्मेंस है, एक रिचुअल ऑफ कंप्लायंस। तो अब क्या करें, कैसे बचें इस मैनिपुलेशन से जो हमारी अच्छाई को ही एक्सप्लॉइट करता है? तुम शुरुआत करते हो अपनी एम्पैथी को सेक्रेड मानकर, इन्फिनिट नहीं। तुम स्ट्रेंजर्स को अलाउ करना बंद करते हो कि वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रेंट पर ले जाए। तुम बाउंड्रीज बनाते हो, एपैथी से नहीं बल्कि अपनी केयर करने की कैपेसिटी के प्रति रेवरेंस स्टेज से। तुम पूछना शुरू करते हो क्या ये कॉज वाकई मदद कर रहा है या ये बस मुझे गिल्ट में डाल रहा है क्लिक करने के लिए। तुम अपनी कंपैशन चुनने का अधिकार रिक्लेम करते हो। तुम याद करते हो सच्ची करुणा रिएक्टिव नहीं होती, वो इंटेंशनल होती है, वो शांत होती है, वो किसी हेडलाइन से चिल्लाकर नहीं आती,
वो तुम्हारे वर्च्यू के प्रूफ की मांग नहीं करती। और शायद सबसे जरूरी बात, तुम खुद को माफ करना शुरू करते हो, उसके लिए कि तुम इनफ फील नहीं कर पाए, उसके लिए कि तुमने बहुत ज्यादा फील किया, उसके लिए कि तुम्हें रेस्ट चाहिए, उसके लिए कि तुमने नजरें फेर लीं। क्योंकि एम्पैथी कभी भी कांस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी थी। वो एक फ्लेम थी, जब जरूरत हो तब जलाने के लिए, जब थके हो तब बचाने के लिए। एक ऐसी शक्ति जो कनेक्ट करे, ना कि कंट्रोल। ये कोल्ड होने की बात नहीं है, ये वार्म बने रहने की कला है, बर्नआउट हुए बिना। ये समझने की कला है कि जेन्युइन कंपैशन और वेपनाइज्ड गिल्ट में क्या फर्क है। क्योंकि अगर तुम्हारी एम्पैथी हमेशा ड्रेन होती रहे, तो फिर उन लोगों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं जो सच में जरूरतमंद है। तुम्हारे नेबरहुड का वो बच्चा, तुम्हारा दोस्त जो चुपचाप सफर कर रहा है, वो अजनबी जिसकी तुम सच्चे मायनों में मदद कर सकते हो। अगर तुम इतनी इमोशनल बैंक्रप्सी में ना हो, हर दिन इंटरनेट के दुहक का बोझ उठाने से। इसलिए अगली बार जब कोई ट्रेजेडी तुम्हारी स्क्रीन पर फ्लैश हो, पॉज करो, जो महसूस हो वो महसूस करो, फिर पूछो, क्या ये दुख मेरा है उठाने के लिए? अगर जवाब हो नहीं, तो जाने दो। ना इसलिए कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि तुम्हें इतना फर्क पड़ता है कि तुम अपनी एम्पैथी बचाकर रखना चाहते हो उन चीज़ों के लिए जो सच में मायने रखती हैं, उन चीज़ों के लिए जिन्हें तुम छू सकते हो, बदल सकते हो, ठीक कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारी कंपैशन बहुत कीमती है, ड्रेन होने के लिए। उसे गिल्ट से ज़्यादा डिजर्व है, उसे तुम्हारी सुरक्षा चाहिए। और शायद तब तुम फिर से महसूस करना शुरू करोगे, ना इसलिए कि तुमने सब देख लिया है, बल्कि इसलिए कि अब तुमने चुनना शुरू किया है क्या देखना है। ना इसलिए कि तुमने ज्यादा दिया, बल्कि इसलिए कि तुमने बेहतर दिया। ना इसलिए कि तुम गिल्टेड हुए, बल्कि इसलिए कि तुमने याद रखा, एम्पैथी कोई चीज़ नहीं जिसे निचोड़ा जाए। वो एक उपहार है, एक ऐसा एहसास जो तब बांटा जाए जब वो सच में मायने रखता हो, जब वो रियल हो। यही है एम्पैथी ड्रेन से बाहर निकलने का रास्ता। सब कुछ महसूस करके नहीं, बल्कि सोच समझकर, शांति से, शक्ति के साथ चुनकर क्या महसूस करना है और क्या जाने देना है। द रेसिप्रोसिटी मिराज। तुम सड़क पर चल रहे हो और कोई अजनबी तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे हाथ से ग्रॉसरी बैग ले लेता है। तुमने मांगा नहीं था, तुम संघर्ष भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कहो, बैग उसके हाथ में है। वो मुस्कुराता है, कहता है नो ट्रबल एट ऑल। कुछ पल बाद वो पूछता है, क्या तुम एक पिटिशन साइन करोगे? थोड़ा सा डोनेशन कर सकते हो, एक छोटा सा फेवर कर दोगे? और तुम यस कह देते हो, न कि इसलिए क्योंकि तुम्हें उस कॉज पर विश्वास है, न कि इसलिए क्योंकि तुम्हें सही लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं गहराई में तुम्हें लगता है तुम कुछ उधार हो। वो सटल प्रेशर, वो साइलेंट इंटरनल नर्ज हो के तुम्हारी काइंडनेस नहीं बोल रही होती, वो होता है रेसिप्रोसिटी मिराज के तो। ये जेनरोसिटी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। रेसिप्रोसिटी मिराज एक इल्यूजन से शुरू होता है कि एक गिफ्ट जो बिना शर्त दिया गया हो उसे रीपे करना चाहिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, ये गिफ्ट्स असली गिफ्ट्स नहीं होते, ये ट्रैप्स होते हैं जो पोलाइटनेस की रैपिंग में आते हैं। तुम्हें साइकोलॉजिकल कॉर्नर में धकेला जा रहा होता है, ऐसा कोना जहां तुम्हारी फेयरनेस, तुम्हारी गुडनेस, तुम्हारी ग्रैटिट्यूड तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। और ये कोई रेयर बात नहीं है, ये दुनिया की सबसे कॉमन इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स में से एक है। वर्क प्लेस में देखो, एक कॉलीग तुम्हारी हेल्प करने की पेशकश करता है रिपोर्ट फिनिश कराने में। वो इंसिस्ट करता है डोंट वरी आई गॉट यू। तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो तुम्हें याद दिलाता है रिमेंबर दैट रिपोर्ट आई हेल्प्ड यू विथ। अब वो चाहता है कि तुम उसे सपोर्ट दो एक प्रोजेक्ट में जिस पर तुम सहमत नहीं हो, या फिर वो चाहता है कि तुम चुप रहो जब तुम्हें कुछ अनएथिकल दिखा। और तुम्हारा ब्रेन कहता है यू ओ देम। भले ही तुमने हेल्प नहीं मांगी थी, भले ही वो फेवर अब एक ऐसा ट्रांजैक्शन बन चुका है जिसके लिए तुमने कभी कंसेंट नहीं दिया था। यही है रेसिप्रोसिटी मिराज का असली चेहरा, एक ऐसा डेट बनाना जो कभी था ही नहीं, तुम्हें गिल्टी फील कराना रिसीविंग के लिए, इवन जब तुमने कुछ मांगा ही नहीं। तुम्हारी एम्पैथी को एक लीश में बदल देना, तुम्हारी रेसिप्रोसिटी की वार्म इंस्टिंक्ट को ओबीडियंस में ट्विस्ट कर देना। और इसके पीछे सॉलिड साइंस भी है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट चल्डीनी ने इस फिनोमेनॉन पर डीप स्टडी की है। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर लोगों को एक सोडा देता, एक फ्रेंडली जेस्चर के रूप में। कुछ देर बाद
वही रिसर्चर रैफल टिकट्स खरीदने को कहता जिन्हें सोडा मिला था। वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा लोग अग्री करते थे, भले ही उन्हें वो इंसान पसंद न हो, भले ही उन्हें रैफल की परवाह न हो। इंडेटेडनेस की फीलिंग ने लॉजिक को ओवरराइड कर दिया। ये फेयरनेस नहीं थी, ये कंट्रोल था। अब इमेजिन करो, वो स्ट्रीट परफॉर्मर्स जो तुम्हें एक फ्री ब्रेसलेट देते हैं, तुम्हारे रिस्ट पर बांध देते हैं बिना तुम्हारी अनुमति के, फिर वो डोनेशन मांगते हैं और तुम पैसे दे देते हो, न कि इसलिए क्योंकि तुम्हें ब्रेसलेट पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मोमेंट क्रिएट किया जो मॉरली बाइंडिंग लगता है। तुम्हें रूड फील होता है अगर तुम हटते हो, तुम्हें थीफ फील होता है इवन जब उन्होंने खुद कहा था इट्स फ्री। लेकिन सच तो ये है, वो कभी फ्री था ही नहीं, वो बेट था और हुक था तुम्हारा कॉन्शियंस। ये टैक्टिक सिर्फ सड़कों तक नहीं रुकता, ये गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और इंस्टीट्यूशंस तक जाता है। सोचो कॉरपोरेट गिफ्ट्स के बारे में, लैविश डिनर्स, हॉलिडे बास्केट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये थैंक यू नहीं होते, ये होते हैं साइकोलॉजिकल प्राइमिंग डिवाइसेस। एक फार्मास्यूटिकल रेप एक डॉक्टर को फ्री मील देता है, बाद में वही डॉक्टर उसी कंपनी की ड्रग प्रिस्क्राइब करता है, भले ही वो पेशेंट के लिए बेस्ट न हो। ये करप्शन नहीं लगता, ये कर्टेसी लगता है। लेकिन उस कर्टेसी के पीछे प्योर कैलकुलेशन छिपी होती है। अब जरा और क्लोजर जूम करो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को जाना है जो हर समय तुम्हारे भले के लिए कुछ करता है, जो बिना मांगे कदम बढ़ाता है, जो ऐसे सैक्रिफाइसेस करता है जो तुमने कभी मांगे नहीं, फिर धीरे से तुमसे उम्मीद करता है कि तुम अपनी जिंदगी उसके मुताबिक ढाल लो? वो कहते हैं आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू, या मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। लेकिन उन्हें सिर्फ अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, उन्हें इन्फ्लुएंस चाहिए, उन्हें लेवरेज चाहिए, उन्हें साइलेंट कंट्रोल चाहिए। और क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं अनफेयर न बनने के लिए, हम कंप्लाई करते हैं, हम येस कहते हैं जब हम नो कहना चाहते हैं, हम थैंक यू कहते हैं एक क्रैक्ड मुस्कान के साथ, हम वो गिल्ट उठाते हैं जो हमारा था ही नहीं। रेसिप्रोसिटी मिराज हमारे डीपेस्ट सोशल इंस्टिंक्ट्स पर फीड करता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है गुड पीपल ऑलवेज रिटर्न काइंडनेस, कि फेवर रीपे न करना सेल्फिशनेस है, अनग्रेटफुलनेस है। लेकिन मैनिपुलेटर्स उसी मॉरल प्रोग्रामिंग का फायदा उठाते हैं। वो तुम्हें अनरिक्वेस्टेड हेल्प से फ्लड कर देते हैं, फिर उसी हेल्प को एंकर बना लेते हैं अपनी वर्थ का। वो एक डेट बेस्ड आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो बन जाते हैं वो इंसान जो हमेशा देता है, लेकिन उनका देना एक्सपेक्टेशन से भरा होता है। तुम्हें तब समझ आना चाहिए कि ये एक मिराज है, जब नो कहना तुम्हें विलन जैसा फील कराए, जब किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना बिट्रेयल लगे, इवन जब तुमने कभी हाँ नहीं कहा था। वो लव नहीं है, वो लॉयल्टी नहीं है, वो बिहेवियरल इंजीनियरिंग है। और जितना ये चलता रहता है उतना ही मुश्किल होता है इससे निकलना, क्योंकि जितना तुम रीपे करते हो उतनी गहरी हो जाती है डेब्ट की इल्यूजन। तुम सोचते हो कि तुम अकाउंट क्लियर कर रहे हो, लेकिन गोल पोस्ट तो वो हर बार आगे खिसका देते हैं। फेवर्स बढ़ते जाते हैं, गिल्ट गहराता जाता है, और धीरे धीरे तुम अपनी जजमेंट पे डाउट करने लगते हो। क्या मैं अनग्रेटफुल हूं? क्या मैं सेल्फिश हूं? मुझे क्यों बुरा लग रहा है बाउंड्रीज सेट करने पर? क्योंकि यही वो फीलिंग है जो उन्होंने डिजाइन की है। रेसिप्रोसिटी मिराज सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी इरोजन है। ये तुम्हारे मॉरल कंपास को कंफ्यूज कर देता है, तुम्हारी काइंडनेस को क्वेश्चन करवा देता है, जेनरोसिटी और कोयर्शन की बाउंड्री को ब्लर कर देता है। और अगर तुम जागे नहीं तो तुम सालों तक उन इमोशनल डेट्स को चुकाते रहोगे जिनके लिए तुमने कभी साइन ही नहीं किया था। तो अब सवाल ये है, क्या किया जाए? सबसे पहले पैटर्न पहचानो। हर काइंडनेस मैनिपुलेशन नहीं होती, लेकिन जब जेनरोसिटी के साथ गिल्ट, प्रेशर या एक्सपेक्टेशन जुड़ जाए, पॉज करो, खुद से पूछो, क्या मैंने इसे मांगा था? क्या मुझे ऑब्लिगेटेड फील कराया जा रहा है? क्या ये फेवर कंट्रोल का तरीका बन गया है? फिर ग्रेसफुल रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करो। ये बिल्कुल ठीक है अगर तुम कहो आई अप्रिशिएट द जेस्चर बट आई कांट एक्सेप्ट इट। ये भी ठीक है कि तुम ब्रेसलेट खोल दो, सोडा लेने से इनकार कर दो और उन साइलेंट स्ट्रिंग्स को काट दो। ये रूड नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक बार तुमने फॉल्स फेवर एक्सेप्ट कर लिया तो अगली मूव तुम्हारी नहीं होगी। और सबसे जरूरी बात, डोंट बी अफ्रेड टू डिसअपॉइंट समवन हु इज काउंटिंग ऑन योर गिल्ट।
अगर कोई रिलेशनशिप तभी काम करती है जब तुम इंडेटेड हो, तो वो कभी बैलेंस्ड थी ही नहीं। हेल्थी लोग बिना स्ट्रिंग्स के देते हैं। रियल जेनरोसिटी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। ट्रू सपोर्ट कभी लोन नहीं होती। इट्स अ गिफ्ट विदाउट कंडीशंस। तो अगर कभी तुम्हें किसी के एंडलेस सैक्रिफाइसेस से घुटन महसूस हुई है, अगर कभी तुमने गिल्ट रैप्ड ग्रैटिट्यूड फील किया है उन चीज़ों के लिए जो तुमने मांगी ही नहीं थी, अगर कभी तुमने इमोशनल ड्यूज पे किए हैं सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम एक डेजर्ट में खड़े थे, उस शिमर की ओर देख रहे थे जो काइंडनेस जैसा दिखता था, लेकिन जब तुमने उससे पानी पीना चाहा, वो गायब हो गया। यही है रेसिप्रोसिटी मिराज, और एक बार तुमने इसे देख लिया, तब तुम फिर कभी इसके शिकार नहीं बनोगे। दे स्पॉटलाइट नैरेटिव। तुम हमेशा अपनी कहानी खलूद नहीं लिख पाते। कभी कभी जो वर्जन तुम्हारे बारे में लोगों के दिमाग में जिंदा रहता है, वो वर्जन होता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, ना कि वो जो तुम सच में हो। यही है वो दर्दनाक सच्चाई जिसे कहते हैं स्पॉटलाइट नैरेटिव। ये सिर्फ गॉसिप या क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। ये उस तरीके की बात है जिससे लोग धीरे धीरे, चुपचाप, लगातार तुम्हारी कहानी दोहराते हैं, तुम्हारी कमियां, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी कमजोरियां, जब तक कि वही सब कुछ तुम्हारी पहचान ना बन जाए। सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि डरावनी बात यह है कि तुम्हारे लिए भी। सोचो, तुम एक कमरे में घुसे और वहां मौजूद हर इंसान पहले से तय कर चुका है कि तुम कौन हो। ना इस आधार पर कि तुमने हाल में क्या किया, ना इस आधार पर कि तुम अब क्या बन चुके हो, बल्कि सिर्फ एक पल के आधार पर। एक गलती, एक वर्जन जो उनके दिमाग में फ्रीज हो चुका है, जैसे कोई पुरानी बिगड़ी हुई फोटोग्राफ, ओवर एक्सपोज्ड, पूरली लिट और किसी और की नज़र से डिस्टॉर्टेड। तुम बोलने की कोशिश करते हो, सफाई देने की, ये जताने की कि तुम बदल चुके हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। और उससे भी बुरा, वो अब रिपीट हो रही है। कहानी ऐसे शुरू होती है, तुमसे एक गलती हुई, शायद तुम कम उम्र के थे, शायद तुम टूटे हुए थे, शायद तुमने डर या कंफ्यूजन में रिएक्ट किया, लेकिन किसी ने देखा, किसी को याद रहा, और फिर उन्होंने किसी और को बताया। पर उन्होंने सिर्फ घटना नहीं बताई, उन्होंने उसे शेप किया, फ्रेम किया, डिटेल्स को क्यूरेट किया। शायद उन्होंने कॉन्टेक्स्ट छोड़ दिया, शायद उन्होंने तुम्हारे टोन को एग्जैजरेट कर दिया, शायद उन्होंने तुम्हारी भावना को अपनी मर्जी का रंग दे दिया। और अब वो बस एक पल नहीं रही, अब वो एक मिथ बन चुकी है, एक कहानी, और तुम उस कहानी के विलेन हो। इंसानी दिमाग स्टोरीज के लिए बना है। हम डेटा याद नहीं रखते, हम नैरेटिव याद रखते हैं, और एक बार कोई कहानी चल निकले तो वो चिपक जाती है। जितनी बार वो दोहराई जाती है उतनी सच लगने लगती है, भले ही वो गलत हो, भले ही वो तोड़ी मरोड़ी गई हो। और क्योंकि वो इतनी रिपीटेबल होती है, इतनी इमोशनल होती है, वो सच से कहीं तेजी से फैलती है। सोचो, छोटे कम्युनिटीज या सोशल सर्कल्स में रेपुटेशंस कैसे बनते हैं। तुमने किसी दिन गुस्से में किसी पर चिल्ला दिया, अब तुम एग्रेसिव वन बन गए। तुम एक बार कोई टास्क पूरा नहीं कर पाए, अब तुम अनरिलायबल कहलाए। तुमने कोई एम्बिशियस चीज ट्राई की और फेल हुए, अब तुम डिल्यूजनल या रेकलेस हो। बस एक घटना, एक दरार, लेकिन कहानी बार बार सुनाई जाती है, एक सीक्रेट की तरह पास की जाती है, और हर बार वही लेबल फिर से चिपका दिया जाता है। और अब बात और भी डार्क हो जाती है। लोगों को जरूरत होती है कि तुम उसी रोल में रहो, क्योंकि अगर तुम एंग्री वन हो तो वो काम वन बन जाते हैं, अगर तुम वीक हो तो वो स्ट्रांग लगते हैं, अगर तुम हमेशा गलत हो तो वो हमेशा सही। तुम्हारी वो कमी जब उनके स्टोरी में स्पॉटलाइट में रखी जाती है, तो वो उनके गुणों को और ज्यादा चमकदार बना देती है। यही है स्पॉटलाइट नैरेटिव, एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल का टूल जो सामने होते हुए भी छुपा होता है। ये फिजिकल नहीं है, लेकिन इसका डैमेज असली है। ये तुम्हें इनविजिबल बार से घेर देता है, तुम्हें अपने ही ग्रोथ पर शक करवाता है, और धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से तुम्हें वही रोल निभाने पर मजबूर करता है जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस करना थका देने वाला लगता है। तुम कहते हो, अब मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन वो हंस देते हैं या आंखें घुमा लेते हैं, वो याद दिलाते हैं, लेकिन रिमेंबर व्हेन यू, और अचानक तुम फंस जाते हो अपने उस पास्ट को डिफेंड करते हुए जो मरने का नाम नहीं लेता। सोचो, फैमिलीज में ये कितना चुपचाप नुकसान करता है। एक सिबलिंग को कहा गया इररिस्पॉन्सिबल,
तो उसकी अचीवमेंट्स भी शक की निगाह से देखी जाती हैं। बेटी ने एक बार आवाज उठाई और अब हमेशा टू इमोशनल कहलाती है। बेटा एक एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा कर पाया तो बन गया डिसअपॉइंटमेंट। फिर बाकी फैमिली उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एडजस्ट करती है, उसे दोहराती है, जब तक वो एक पत्थर जैसी आइडेंटिटी ना बन जाए। या वर्क प्लेसेस में तुमने मीटिंग में थोड़ा ज्यादा पूछ लिया, डिफिकल्ट कहलाए, एक ब्लंट रिमार्क दे दिया, एग्रेसिव नहीं बन गए, किसी की तुम्हारे इंटेंशंस देखने की जरूरत नहीं लगती, कोई तुम्हारे बदलाव को नोटिस नहीं करता, सब सिर्फ और सब वही सीन बार बार प्ले करते हैं, एक ब्रोकन लूप की तरह। सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि ये नैरेटिव अक्सर नफरत से नहीं बनती, ये बनती है आलस से या डर से या अपनी इनसिक्योरिटी से। लोग पुराने वर्जन को इसलिए पकड़कर रखते हैं क्योंकि नए वाले को समझना ज्यादा मेहनत का काम है, या फिर इसलिए कि वो वर्जन उनके बनाए हुए रोल्स में बेटर फिट होता है। इसलिए तुम्हारी कहानी अब तुम्हारी नहीं रहती, वो दूसरों की होती है जिसे वो रिटेल करते हैं। और तुम्हारी आइडेंटिटी अब सेल्फ ऑथोर्ड नहीं बल्कि आउटसोर्स्ड हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात, जब तुम उसे सच मानने लगते हो, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड अप्रेजल, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन जहां तुम्हारी सेल्फ इमेज उस पर निर्भर करने लगती है कि तुम्हें लगता है लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। अगर काफी लोग तुम्हें इनकॉम्पिटेंट समझते हैं तो शायद तुम कोशिश करना छोड़ दो। अगर वो तुम्हें अनवर्दी मानते हैं तो शायद तुम अच्छी चीजों की उम्मीद करना छोड़ दो। अगर वो तुम्हें बोझ समझते हैं तो शायद तुम मदद मांगना ही बंद कर दो। ये सिर्फ इमोशनल नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी है। तुम्हारा दिमाग असल में अपनी वायरिंग बदलने लगता है, सोशल मिररिंग के फीडबैक लूप के हिसाब से। स्पॉटलाइट नैरेटिव इसी मैकेनिज्म को हथियार बना देती है। ये हार्श नैरो लाइट डालती है तुम्हारे एक हिस्से पर, तुम्हारी एक गलती, तुम्हारी एक कमजोरी, तुम्हारा एक डर, और फिर तुम्हें उसी लाइट में जीने पर मजबूर करती है। तुम पूरी तरह बदल जाओ, कई बार साबित करो, बार बार खुद को ग्रो करो, फिर भी वो नैरेटिव नहीं हिलता, क्योंकि बात सच की नहीं है, बात पावर की है और रेपिटेशन की। सच ये है, लोग तुम्हारे बारे में कहानियां इसीलिए नहीं सुनाते क्योंकि वो तुम कौन हो ये बताना चाहते हैं। वो कहानियां भी इसलिए सुनाते हैं क्योंकि उन्हें खड़ूहूत कौन होना है ये साबित करना होता है। वो अपनी डिसीजंस को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपने ईगो को बचाना चाहते हैं, अपने पर्सपेक्टिव के लिए दूसरों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। और अगर तुम्हें नेगेटिव रोल में कास्ट करना उनके लिए फायदे का सौदा है तो तुम्हारा रिडेम्पशन उनके लिए इररिलेवेंट हो जाता है। तो अब सवाल है, क्या कर सकते हो तुम उस स्पॉटलाइट को रिजेक्ट करते हो, तुम उस स्क्रिप्ट से मुंह मोड़ लेते हो और अपनी कहानी खुद लिखते हो। तुम ऐसे लोगों से घिरते हो जो पूरी कहानी देखते हैं, ना कि सिर्फ एक चैप्टर, जो तुम्हारा पूरा आर्क विटनेस करते हैं, सिर्फ गिरावट नहीं बल्कि उत्थान भी। तुम उस रेपिटेशन को चैलेंज करते हो, तुम पूछते हो, तुम ये स्टोरी बार बार क्यों बताते हो? तुम कहते हो, मैं अब वो इंसान नहीं रहा। तुम उन्हें बार बार दिखाते हो जब तक तुम्हारी रियलिटी उनकी गूंजती हुई कहानी पर भारी ना पड़ जाए। और अगर वो कभी भी कहानी नहीं बदलते तो भी तुम उसके हिसाब से जीना बंद कर देते हो, क्योंकि सबसे बड़ा एक्ट ऑफ डिफाइंस ना तो रिवेंज है ना ही कन्फ्रंटेशन, वो है सेल्फ ऑथरशिप। अपने आप को डिफाइन करना अपनी ग्रोथ से, ना कि उनकी मेमोरी से। ये तय करना कि उनका लेंस तुम्हारी आइडेंटिटी को छोटा नहीं करेगा। तुम वो नहीं हो जो तुमसे सबसे बड़ी गलती हुई थी, तुम वो नहीं हो जो किसी ने तुम्हारे नाम असाइन कर दिया था, तुम वो पंचलाइन नहीं हो जो किसी के डिनर टेबल पर हंसी बन जाए। तुम एक जीता जागता बदलता हुआ लेयर्ड इंसान हो जो डिजर्व करता है कि उसे एक पुरानी कहानी में फ्रीज ना किया जाए। उनके स्पॉटलाइट से बाहर निकलो और अपना स्टेज खुद रोशन करो। द आइडेंटिटी फ्रैगमेंटेशन। तुम बड़े होते हो ये मानकर कि तुम पूरे हो, पर धीरे धीरे, इतनी धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हें महसूस होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ना टूटा हुआ, ना गलत, बस अधूरा, जैसे कोई नामहीन कमी, एक परछाई जहां कोई आकृति होनी चाहिए थी। फिर एक दिन कोई आता है, शायद कोई पेरेंट, कोई लवर, कोई मेंटोर या कोई अनजान जो बड़ी कॉन्फिडेंटली बात करता है, और वो सिर्फ तुम्हारी कमी को महसूस नहीं करता, वो उसका नाम रख देता है। वो कहता है, यही चीज तुम्हें मिसिंग है और मैं तुम्हें दे सकता हूं। और क्योंकि उसकी बातें उस चुपचाप चुभती हुई खालीपन से मिलती हैं जो तुम सालों से महसूस कर रहे थे,
तुम मान लेते हो। यहीं से शुरू होती है आइडेंटिटी फ्रैगमेंटेशन की जड़ें। एक धीमी, अक्सर अदृश्य प्रोसेस जिसमें तुम अपने बारे में जो कहानी कहते हो वो एडिट होती है, पर तुम्हारे हाथों से नहीं, उनके हाथों से जिन्हें तुम अपने पास आने देते हो। टुकड़ा टुकड़ा करके वो तुम्हारा हिस्सा निकालते जाते हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज को फिर से डिफाइन करते हैं, तुम्हारे डाउट्स को फैक्ट्स बना देते हैं, और तुम कोहेरेंस के भूखे मन से इन एडिट्स को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हो। तुम सोचने लगते हो, शायद मैं सच में बहुत सेंसिटिव हूं, शायद मुझसे प्यार करना वाकई मुश्किल है, शायद मुझे खुद को महसूस करने के लिए उनकी ज़रूरत है। दिमाग तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वायर्ड है। पर जब वही आइडेंटिटी फ्रैगमेंटेड हो जाए, और वो भी उन लोगों के हाथों जो क्लेम करते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम जिंदगी भर अपनी कंप्लीटनेस को उनमें ढूंढते रहते हो। तुम सोचते हो कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पर असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी आइडेंटिटी आउटसोर्स कर रहे हो। तुम अपना रिफ्लेक्शन उनके हाथों सौंप देते हो और कहते हो, बताओ मैं कौन हूं? और जब वो अप्रूव करते हैं, तुम्हें लगता है तुम दिख रहे हो। जब वो दूर हो जाते हैं, तुम्हें लगता है तुम मिट गए। ना इसलिए कि तुमने उन्हें खोया, बल्कि इसलिए कि तुमने वो वर्जन खोया जो उन्होंने तुम्हें बताया था कि तुम हो। सबसे पहले ये बचपन में होता है। वो पेरेंट जो तुम्हें तभी प्रेज करता है जब तुम चुप रहो, तो तुम अपनी आवाज़ दबा लेते हो। वो केयरगिवर जो तुम्हारे रोने पर प्यार वापस खींच लेता है, तो तुम दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाते हो। वो टीचर जो कहता है कि तुम क्रिएटिव नहीं हो, तो तुम आर्ट को शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हो, और ये सिलसिला चलता रहता है। वो पार्टनर जो तुम्हारी एम्बिशन का मजाक उड़ाता है, तो तुम अपने ड्रीम्स को सिली कहने लगते हो। वो दोस्त जो तुम्हारी पीपल प्लीजिंग को रिवॉर्ड करता है, पर तुम्हारी बाउंड्रीज पर नाराज हो जाता है। वो दुनिया जो कहती है कि तुम तभी वैल्यूएबल हो जब तुम यूजफुल हो, अट्रैक्टिव हो, अग्रीएबल हो। और ये डैमेज जोरदार नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, ये सटल होता है, धीरे धीरे अंदर रिसने वाला जहर। तुम अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो, तुम अपनी ज़रूरतों पर डाउट करने लगते हो। तुम आईने में देखते हो और एक अजनबी नजर आता है, क्योंकि वो चेहरा जो तुम्हें दिखता है वो एक मोज़ेक है, दूसरों की पसंद, उनके डर, उनकी प्रोजेक्शन से बना हुआ। और तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने कब इसके लिए हाँ कहा था, पर ज़रूर कहा होगा, है ना? क्योंकि तुम रुके, तुमने खुद को बदला, तुमने सर्वाइव किया। पर सर्वाइवल आइडेंटिटी नहीं होती, वो कैमोफ्लाज होता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो डिस्गाइज बहुत भारी लगने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपने ही शरीर में एक भटकती रूह हो, ना इसलिए कि तुम मौजूद नहीं हो, बल्कि इसलिए कि तुम सिर्फ टुकड़ों में मौजूद हो। एक वर्जन तुम्हारे बॉस के लिए, एक तुम्हारे परिवार के लिए, एक तुम्हारे पार्टनर के लिए, और उन सबके नीचे वो असली तुम बिना शब्दों के इंतजार करता हुआ लगभग भुला दिया गया। इसीलिए वैलिडेशन इतनी एडिक्टिव लगती है। जब कोई तुम्हें अप्रूवल देता है, वो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा कोई खोया हिस्सा वापस मिल गया हो। पर वो तुम्हारा हिस्सा नहीं होता, वो उनका होता है, उनकी ज़रूरतों से शेप किया गया, शर्तों के साथ तुम्हें सौंपा गया। तुम लवेबल हो जब तुम आसान हो, तुम वर्दी हो जब तुम अग्री करते हो, तुम पूरे हो जब मैं कहूं। और क्योंकि दुनिया ने तुम्हें अपनी कंप्लीटनेस पर डाउट करना सिखाया, तुम उन नकली टुकड़ों को लाइफलाइन की तरह पकड़ लेते हो। पर ट्रेजेडी ये है, जितना ज़्यादा तुम दूसरों पर डिपेंड करते हो खुद को पूरा महसूस करने के लिए, उतने ही ज़्यादा तुम बिखरते जाते हो। तुम उनकी अप्रूवल बचाने के लिए खुद को मोड़ते हो, तुम रिजेक्शन से बचने के लिए अपने हिस्सों को छोड़ देते हो, तुम ऑथेंटिसिटी को अटैचमेंट से बदल लेते हो। और ऐसा करते हुए तुम उस झूठ को और गहरा करते हो कि तुम कभी पूरे थे ही नहीं, पर तुम थे, तुम हो। जो हिस्सा मिसिंग लगा वो कभी गायब नहीं था, वो बस दबा दिया गया था सालों की एडिट्स, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल कंडीशनिंग के नीचे। और उसे वापस पाना मतलब है कुछ डरावना करना, लोगों को डिसअपॉइंट करना चुनना, मिसअंडरस्टूड होना चुनना, उन फ्रैगमेंट्स को पील बैक करना और पूछना, मेरे कौन से हिस्से को चुप कराया गया ताकि कोई और कंफर्टेबल रह सके। ये आसान नहीं होता, ये बिट्रेयल जैसा लगता है, पर असली बिट्रेयल तो तब हुआ जब तुमने खुद को छोड़ दिया, उसे खुश करने के लिए जो सिर्फ आहत तुम्हारे वो हिस्से चाहता था जिन्हें वो कंट्रोल कर सके। आइडेंटिटी फ्रैगमेंटेशन को हील करने के लिए तुम्हें लूप को उलटना पड़ेगा। शुरू करो नोटिस करना कि तुम किसके सामने क्या बन जाते हो। क्या तुम श्रिंक करते हो? क्या तुम परफॉर्म करते हो? क्या तुम एग्जैजरेटेड बनते हो सिर्फ ध्यान पाने के लिए?
फिर खुद से पूछो, क्या मैं पूरी तरह से एग्जिस्ट कर सकता हूं, भले ही इसका मतलब हो उनकी तारीफ खो देना? ये एरोगेंस नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। होलनेस मतलब परफेक्शन नहीं, होलनेस मतलब ऑनेस्टी, मतलब अपनी फ्लॉज, अपनी ब्रिलियंस, अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस को एक ही फ्रेम में पकड़कर कहना, ये हूं मैं। और जब कोई तुम्हें तुम्हारा ऐसा वर्जन दे जो तुम्हारे अंदर फिट नहीं होता, तो तुम कहो, नो थैंक यू, आई ऑलरेडी मेट माई सेल्फ। तुम कोई पजल नहीं हो जिसके पीसेज मिसिंग हैं। तुम कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो जो सिर्फ दूसरों की आंखों में दिखे। तुम कोई रोल नहीं हो जिसे कास्ट किया जाए, एडिट किया जाए, प्रेज किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तुम ओरिजिनल हो, और दुनिया तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि फ्रैगमेंटेड लोग कंट्रोल करना आसान होते हैं। पर तुम जाग सकते हो, तुम लौट सकते हो, तुम शुरू कर सकते हो वो स्लो सेक्रेड काम, अपने हर खोए हुए हिस्से को वापस इकट्ठा करने का, नॉट किसी को इम्प्रेस करने के लिए, बल्कि अपने ही शरीर में सचमुच रियल महसूस करने के लिए। क्योंकि जब तुम दूसरों से ये मांगना छोड़ देते हो कि वो तुम्हें पूरा करें, तभी तुम्हें वो साधारण पर शक्तिशाली सच्चाई याद आती है। तुम्हारे मिसिंग पीसेस किसी और के पास नहीं हैं, वो कभी थे ही नहीं। द टाइम डेड ट्रैप। तुमने हाँ कहना नहीं चाहा था, सच में नहीं। तुम बस उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, या किसी को इंतजार में नहीं छोड़ना चाहते थे, या उस ऑकवर्ड साइलेंस से बचना चाहते थे जो न के बाद आती है। तो तुमने सिर हिला दिया, मान लिया, एक और छोटा सा टास्क अपनी डे में जोड़ लिया। छोटा ही तो था, एक क्विक रिप्लाई, एक छोटी फेवर, एक 5 मिनट की मीटिंग। लेकिन ये सारे छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे इकट्ठा होते गए, शांतिपूर्वक, अदृश्य रूप से, जब तक कि अचानक तुम्हारा समय तुम्हारा रहा ही नहीं। तुम ऐसे ऑब्लिगेशंस में डूबने लगे जो तुमने कभी सच में नहीं चुने थे, थके हुए, चिड़चिड़े और सोचते हुए, मैं यहां तक पहुंचा कैसे? यही है टाइम डेड ट्रैप। ये किसी क्रैश की तरह नहीं आता, ये एक लीक की तरह बनता है, एक हाँ के साथ, एक नोटिफिकेशन जो तुमने अनदेखा किया, एक टाइनी प्रॉमिस जो थकावट के किनारे पर दिया गया। वो डेट शुरू में डेट जैसा लगता भी नहीं, वो हेल्पफुलनेस की तरह दिखता है, पोलाइटनेस जैसा, एक टीम प्लेयर बनने जैसा। पर हर श्योर आई कैन डू दैट तुम्हारे फ्यूचर एनर्जी पर लिया गया लोन होता है, और उसका इंटरेस्ट वो बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि समय इन्फिनिट नहीं है और अटेंशन फ्री नहीं है। तुम्हारा दिमाग 10,000 थ्रेड्स को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता, और फिर भी काम और फोकस्ड बना रह सकता है। लेकिन हम टाइम को जंक ड्रॉर की तरह ट्रीट करते हैं, छोटे छोटे रिक्वेस्ट्स, इमोशनल फेवर्स, पैसिव ऑब्लिगेशंस से भरते रहते हैं, जब तक कि उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं बचती। और फिर हम हैरान होते हैं कि असली काम शुरू होने से पहले ही हम थक क्यों जाते हैं। तुम लेजी नहीं थे, तुम ओवरड्रॉन थे। और ये सब शुरू हुआ उस झूठ से कि ये तो बस एक छोटा सा काम है। लेकिन छोटे छोटे काम ही तुम्हें तोड़ते हैं, एकदम से नहीं, बल्कि जैसे लहरें पत्थर को घिसती हैं, धीरे धीरे, लय में, चुपचाप, जब तक कि तुम्हारा पूरा दिन भर जाता है ऐसी चीजों से जो तुम्हें नरिश नहीं करती, तुम्हें चैलेंज नहीं करती, जिनका कोई मतलब नहीं, फिर भी वो आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा तुम हाँ कहते हो, दुनिया उतना ही मान लेती है कि तुम हमेशा कहोगे। तुम्हारी चुप्पी परमिशन बन जाती है, तुम्हारी थकी हुई मुस्कान एक कॉन्ट्रैक्ट। और अचानक तुम अपने स्केड्यूल के मालिक नहीं होते, तुम उसे रिएक्ट कर रहे होते हो। तुम अपने ही जीवन के खिलाफ डिफेंस खेल रहे होते हो। और रेस्ट का ख्याल, स्टिलनेस, खिड़की से बाहर देखते हुए बिना गिल्ट के रहना, वो रिबेलियन जैसा महसूस होता है। पर बात साफ होनी चाहिए, ये आलस की बात नहीं है, ना बाउंड्रीज की, ना किसी टाइम मैनेजमेंट हैक की। ये है आइडेंटिटी की बात। क्योंकि हर हाँ जो तुम देते हो वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को रीवायर्ड करता है। तुम बन जाते हो वो जो हमेशा अवेलेबल होता है, वो जिस पर सब निर्भर करते हैं, वो जो कभी मना नहीं करता। और जब तुम वो आइडेंटिटी बदलने की कोशिश करते हो, अपना स्पेस रिक्लेम करने की कोशिश, तो दुनिया रेजिस्ट करती है, तुम्हें सेल्फिश कहेगी, डिफिकल्ट कहेगी, डिस्टेंट कहेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को तुम्हारा टाइम याद नहीं आता, उन्हें तुम्हारी कंप्लायंस याद आती है, उन्हें वो ईज याद आती है जिससे वो तुम्हें टुकड़ों में उधार ले लेते थे। और तुम बर्नआउट को फेलियर समझने लगते हो,
तुम ब्रेक्स की जरूरत पर गिल्टी महसूस करते हो। तुम साइलेंस के लिए माफी मांगते हो। तुम दूसरों से नाराज होते हो, फिर भी हाँ कहते हो। नहीं क्योंकि तुम चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि न की कीमत उस बोझ से ज्यादा लगती है जो तुम पहले ही ढो रहे हो। पर टाइम डेट ट्रैप तुमसे एक सच छुपाता है। हर न जो तुम आज बोलते हो वो एक हाँ है उस फ्यूचर सेल्फ के लिए जिससे तुम अभी नहीं मिले हो। वो हाँ डीप वर्क के लिए, वो हाँ पीस के लिए, वो हाँ उस वर्जन के लिए जो हर टास्क के बीच में सांस ले सकता है। और ने कहना तुम्हें अनकाइंड नहीं बनाता, वो तुम्हें ऑनेस्ट बनाता है। तुम कोई कैलेंडर नहीं हो, तुम कोई नोटिफिकेशन सेंटर नहीं हो, तुम औरों की ज़रूरतों का जोड़ नहीं हो। तुम एक इंसान हो, और इंसानों को चाहिए सोचने का वक्त, आराम करने का वक्त, रीसेट करने का वक्त। तुम्हें इनविजिबल वर्क के लिए टाइम चाहिए। प्रोसेसिंग, इमेजिनिंग, रिकवरिंग, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये है मेंटल ऑक्सीजन। और दुनिया शायद ये खुद से कभी नहीं देगी, तो तुम्हें इसे खुद से लेना होगा, रिक्लेम करना होगा। क्योंकि अगर तुम अपने समय की रक्षा नहीं करते तो कोई और उसे तुम्हारे लिए खर्च करेगा, और वो उसे वाइजली खर्च नहीं करेगा। ये बात कम करने की नहीं है, ये है जो मैटर करता है बस वही करने की। और जो मैटर करता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता अगर तुम्हारा स्केड्यूल ऑब्लिगेशन से भरा हो, जो तुम्हारे दिमाग पर सैंड बैग्स की तरह लदे हों। सच ये है, लोग हमेशा मांगते रहेंगे, प्लेटफॉर्म्स हमेशा पिंग करेंगे, काम हमेशा एक्सपैंड करेगा तुम्हारी खामोशी भरने के लिए। तो तुम्हें डेलिब्रेट बनना होगा, तुम्हें नो की दीवार बनानी होगी। ना रूखेपन से नहीं, ना गुस्से से, बल्कि क्लैरिटी से। नो, आई कांट मीट टुडे। नो, आई एम नॉट अवेलेबल दिस वीकेंड। नो, आई कांट टेक ऑन दैट टास्क राइट नाउ। क्योंकि हर ने एक सेक्रेड हाँ की रक्षा करता है। एक हाँ फोकस के लिए, एक हाँ क्रिएटिविटी के लिए, एक हाँ गिल्ट फ्री रेस्ट के लिए, एक हाँ प्रेजेंस के लिए, तुम्हारे काम में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे विचारों में। ये सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है। और उस दुनिया में जो एडिक्टेड है मोड से, ज्यादा एक्सेस, ज्यादा अवेलेबिलिटी, ज्यादा यस, तुम्हारा इनकार एक क्रांति बन जाता है। तुम्हें सबका टाइम नहीं देना होता, तुम्हें रेस्ट अर्न नहीं करना होता। तुम पॉज कर सकते हो रिस्पॉन्स देने से पहले, तुम सोच सकते हो, किसी रिक्वेस्ट को अपनी लिमिट से तौल सकते हो, तुम सांस ले सकते हो। क्योंकि समय सिर्फ मिनट्स और मीटिंग्स नहीं होता, समय मेमोरी है, सम मीनिंग है, सम खुद जीवन है। और जितना ज्यादा डेट तुम उठाते हो उतना कम बचता है तुम्हारे पास खुद को जीने के लिए। तो अगली बार कोई छोटी फेवर दरवाजे पे आए, रुको, ना इसलिए कि तुम केयर नहीं करते, बल्कि इसलिए कि अब तुम सच में करते हो। तुम केयर करते हो कि तुम्हारा समय क्या बन रहा है, तुम केयर करते हो कि तुम्हारी एनर्जी क्या शेप ले रही है, तुम केयर करते हो इतना कि पूछ सको, क्या ये काम उस कीमत के लायक है जो मैं चुकाने वाला हूं। क्योंकि तुम्हारा समय फ्री नहीं है, और हर हाँ जो तुम देते हो वो तुम्हारा एक टुकड़ा है जो वापस नहीं आता। द फ्यूचर प्रॉमिस बेट, तुमसे कहा जाता है बस थोड़ा और सह लो, जो कुछ भी तुम आज झेल रहे हो वो सब एक दिन वर्थ इट होगा। वो लेट नाइट्स, वो सैक्रिफाइसेस, वो स्ट्रेस, वो लोनलीनेस, वो तमाम इच्छाएं जिन्हें तुम बार बार दबा देते हो, ये सब एक ग्रैंड प्रोसेस का हिस्सा हैं। एक वादा, एक चढ़ाई, एक इन्वेस्टमेंट उस फ्यूचर में जो हमेशा तुम्हारी पहुंच से थोड़ा आगे चमकता है। ट्रस्ट द जर्नी, वो कहते हैं। रिवॉर्ड आ रहा है, पर क्या सच में आ रहा है? क्या हो अगर वो रिवॉर्ड ही तुम्हारे सामने लटकाया गया एक बेट हो, और उस पर तुम्हारा विश्वास ही असली ट्रैप? ये है द फ्यूचर प्रॉमिस बेट, एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन जहां होप को हथियार बना लिया गया है, जहां तुम्हें एक बेहद खूबसूरत, आज़ाद, सुनहरी फ्यूचर की तस्वीर दिखाई जाती है, और वो इतनी पास रखी जाती है कि तुम उसे पकड़ तो नहीं पाते, पर छोड़ भी नहीं पाते। तुम एक ऐसे प्रेजेंट से गुजरते हो जो दर्द देता है, क्योंकि फ्यूचर को इतना खूबसूरती से पेंट किया गया है। तुम सोचते हो तुम कुछ रियल के लिए काम कर रहे हो, तुम मानते हो कि गोल तय है, कि तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा एफर्ट, सबका कोई अर्थ है। लेकिन क्या हो अगर फिनिश लाइन बार बार खिसकाई जा रही हो, अगर गोल वहां कभी पहुंचाने के लिए था ही नहीं, बल्कि तुम्हें चलता रखने के लिए? सोचो उस एम्प्लॉई के बारे में जो 12 घंटे की शिफ्ट्स करता है, उस प्रमोशन के पीछे जो हर बार बस अगले क्वार्टर में आने वाली होती है, या उस स्टूडेंट के बारे में जिसे कहा गया डिग्री ले लो सब ठीक हो जाएगा,
और वो ग्रेजुएट होता है डेट, डिसअपॉइंटमेंट और नए वादों के बोझ के साथ। या उस पार्टनर के बारे में जो सालों इंतजार करता है क्योंकि सामने वाला कहता है मैं बदल जाऊंगा, बस अभी नहीं। या उस सिटीजन के बारे में जिसे हर साल, हर दशक कहा जाता है अब की बार थोड़ा और सह लो, बेहतर कल आएगा। पर सुधरती सिर्फ उनकी स्लोगन्स की पॉलिश होती है। ये धीरे धीरे होता है, शांत तरीके से। पहले डिस्कम्फर्ट सहते हो, फिर सैक्रिफाइस करते हो, फिर पेन। तुम कहते रहते हो बस थोड़ा और, ये टेम्पररी है। तुम खुद को समझाते हो ये ग्रेटनेस की कॉस्ट है, सक्सेस की, लव की, सेफ्टी की, लेगेसी की। पर एक वक्त आना चाहिए जब तुम पूछो ये मैप किसने बनाया, इस रोड पर मुझे बनाए रखने से किसे फायदा हो रहा है। क्योंकि सच्चाई ये है, जितनी विविड तुम्हें फ्यूचर दिखती है उतना ही तुम अपने प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तुम पूछना बंद कर देते हो क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या ये वाकई वो है जो मैं चाहता हूं। तुम इन सवालों को चुप करवा देते हो क्योंकि अभी ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है। तुम्हें सिखाया गया है सब डिफर कर दो, रेस्ट, जॉय, बाउंड्रीज, हीलिंग, सब कुछ पोस्टपोन कर दो जब तक रिवॉर्ड ना आ जाए। पर रिवॉर्ड हमेशा फ्यूचर में शेड्यूल रहता है। तुम्हें रेज मिलता है पर साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। तुम डिग्री लेते हो पर जॉब मार्केट पहले से बदतर होता है। तुम रिलेशनशिप पाते हो पर उसमें लव जैसा कुछ महसूस नहीं होता। तुम्हें वो सब मिल जाता है जो वादा किया गया था, और वो सब कुछ नथिंग से भी कम लगता है। और उससे भी बुरा, तुम अपने डिसअपॉइंटमेंट पर शर्मिंदा हो जाते हो क्योंकि अगर इतने एफर्ट के बाद भी तुम खुश नहीं हो तो शायद प्रॉब्लम तुम में है। यही सिस्टम चाहता है तुम सोचो कि तुम्हारी असंतुष्टि तुम्हारी कमी है, ना कि इस बात का संकेत कि तुम बेट किए गए हो। पर सच्चाई ये है, अगर कोई रिवॉर्ड हमेशा तुम्हें और ज्यादा सफरिंग करने को कहे तो वो रिवॉर्ड नहीं, वो एक लीश है। तुम्हें एक इमेज बेची गई थी और वो चली क्योंकि इंसान विजुअल और इमोशनल होता है। दिमाग असली और इमेजिन्ड रिवॉर्ड्स में फर्क नहीं कर पाता। अगर फ्यूचर को थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया जाए, तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिएक्ट करता है जैसे तुम ऑलरेडी हाफवे पहुंच चुके हो। यही रीजन है कि ये ट्रिक काम करती है। यही रीजन है कि तुम रुके नहीं। जितनी बेहतर कहानी उतनी लंबी इंतजार की कैपेसिटी। लेकिन ये फेयर ट्रेड नहीं है, ये एम्बिशन नहीं है, ये हसल कल्चर नहीं है, ये रेजिलियंस नहीं है, ये है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। द फ्यूचर प्रॉमिस बेट तुम्हारी सबसे प्योर इंस्टिंक्ट को एक्सप्लॉइट करता है। मीनिंगफुल चीजों के लिए डिस्कम्फर्ट सह लेने की इंस्टिंक्ट। वो इस इंस्टिंक्ट को हाईजैक करता है, उसका नया पैक बनाता है और तुम्हें वापस बेच देता है बिना उस मीनिंग के। अब तुम पूछ सकते हो क्या कुछ फ्यूचर्स वाकई चेस करने लायक नहीं होते? हाँ, जरूर होते हैं, पर तब नहीं जब वो तुम्हें तुम्हारे प्रेजेंट की सच्चाई से अंधा कर दें, जब वो एंडलेसली पोस्टपोन किए जाते हों, जब वो तुमसे ये मांग करें कि तुम अभी के खुद को छोड़ दो किसी ऐसे वर्जन के लिए जो तुमने कभी चूज ही नहीं किया। रियल गोल्स इवॉल्व करते हैं तुम्हारे साथ। वो गिल्ट नहीं देते, वो डिसअपियर नहीं होते जब तुम वहां पहुंचते हो। वो ये डिमांड नहीं करते कि तुम खुद को भुला दो। तो अब सवाल है, इस बेट से बाहर कैसे निकलो? तुम दौड़ना बंद करते हो उन इमेजेस की ओर। तुम अपने अभी के जीवन की सुनना शुरू करते हो, ना कि उस फैंटेसी की जो हो सकती है, बल्कि उस रियलिटी की जो है। तुम पूछना शुरू करते हो मैं क्या सैक्रिफाइस कर रहा हूं और क्यों? किसने कहा कि ये जरूरी है? अगर मैं चेसिंग छोड़ दूं और चूजिंग शुरू कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तुम अब सिर्फ इसलिए मिजरी टॉलरेट करना बंद करते हो क्योंकि किसी ने कहा था ये सब वर्थ इट होगा। तुम महसूस करते हो कि वर्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो हर स्टेप में कल्टीवेट की जाने वाली चीज है। तुम अपनी पावर वापस लेते हो उन लोगों और सिस्टम से जो तुम्हारी पेशेंस से थ्राइव करते हैं, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। तुम्हारा सफरिंग किसी के लिए प्रॉफिटेबल है, तुम्हारा कंप्लायंस किसी के लिए कन्वीनियंट है, और हर वो दिन जो तुम रिवॉर्ड के इंतजार में बिताते हो वो जीतते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रीम्स छोड़ दो, इसका मतलब है उन्हें रिक्लेम करो, उन्हें फिर से डिफाइन करो अपनी भाषा में, ना कि वेग टर्म्स में जैसे सक्सेस, सिक्योरिटी या लव, बल्कि डेली लिव्ड एक्सपीरियंस में। पीस कैसा महसूस होता है, कनेक्शन कैसा दिखता है, फुलफिलमेंट की आवाज कैसी होती है, और क्या ये सब आज अभी मौजूद है
क्योंकि अगर जवाब हमेशा नॉट येट है तो शायद बेट अब भी तुम्हारे मुंह में है। तुम डिजर्व करते हो एक ऐसी लाइफ जो बाद में शुरू नहीं होती, न जब तुम थिनर बनो, न जब तुम रिचर बनो, न जब तुम स्मार्टर बनो, न जब तुम मैरिड या प्रमोटेड हो जाओ। तुम डिजर्व करते हो एक लाइफ जो अभी शुरू होती है, ऐसे चॉइसेस से जो क्लैरिटी से किए गए हों, गिल्ट से नहीं, जो ट्रूथ से आए, प्रेशर से नहीं, जो फ्रीडम से पैदा हों, फैंटेसी से नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें पूरा वर्ल्ड ऑफर करे पर साथ में कहे अभी थोड़ा सफ़र करो, तो उससे पूछो एग्जैक्टली कब, डे बताओ, आवर बताओ, प्रूफ दो, और फिर देखो उनके जवाब कितने वेग हो जाते हैं। देखो वो क्लैरिटी कितनी जल्दी गायब हो जाती है, क्योंकि रिवॉर्ड असली नहीं है, बेट है, और तुम्हारी लाइफ वो बहुत ज़्यादा कीमती है ऐसे वादे के पीछे बर्बाद करने के लिए जो कभी निभाने के लिए था ही नहीं। द सिग्नल ओवरलोड। तुम जागते हो और सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हो। सिर्फ कुछ सेकंड्स में तुम्हारे ऊपर नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़, एक फ्रेंड का पॉलिटिकल रैंट, किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की सुबह की रूटीन, एक ऐड जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और एक प्रोडक्टिविटी ऐप की रिमाइंडर जो तुमने पैनिक में डाउनलोड की थी। तुम्हारे पैर जमीन पर पड़े उससे पहले ही तुम्हारा माइंड हाईजैक हो चुका होता है। कोई एक आवाज़ नहीं, दो भी नहीं, बल्कि दर्जनों। हर आवाज़ चीख रही है, मैं ही सिग्नल हूँ, मैं ही सच हूँ, मुझे ही सुनो। लेकिन जब हर कोई कह रहा हो मुझे फॉलो करो, तो कैसे डिसाइड करोगे कि किसकी मानो? यही है सिग्नल ओवरलोड की दुनिया। एक साइकोलॉजिकल स्टेट जहां तुम्हारा दिमाग इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस, ओपिनियंस, वार्निंग्स, प्रॉमिसेस और हेडलाइंस से घिर जाता है कि तुम्हारा इंटरनल कंपस शॉर्ट सर्किट कर जाता है। तुम सोचने की जगह सोच आउटसोर्सिंग करने लगते हो, जानबूझकर नहीं, कमज़ोर होने की वजह से भी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी मेंटल प्रोसेसिंग पावर फाइनाइट है और ये नॉइज़ कभी रुकती नहीं। पुराने ज़माने में सिग्नल एक रेयर चीज़ हुआ करता था। दूर से आती ड्रमबीट का मतलब होता था डेंजर, गांव में एक आवाज़ का मतलब होता था सच, एक टीचर, एक लीडर, एक पेरेंट, गिनती के क्लियर वॉइसेस। लेकिन आज इंटरनेट ने वॉल्यूम को वेपन बना दिया है। हर कोई बोल रहा है, हर सेकंड, हर मोमेंट एक फायर होज है गाइडेंस का। डू दिस, नो डोंट, बिलीव मी, इग्नोर देम, बाय दिस, स्टॉप दैट, स्पीक आउट, स्टे क्वाइट, वेक अप, रिलैक्स, वर्क हार्डर, टेक अ ब्रेक, मेडिटेट, पैनिक। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारी नर्वस सिस्टम पर हमला है। और जब दिमाग को बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं तो वो इवैल्यूएट करना बंद कर देता है। वो थिंकिंग से रिएक्टिंग में शिफ्ट कर जाता है। वो ये पूछना छोड़ देता है, इज दिस राइट, और पूछने लगता है, हु सीम्स श्योर। यही है ट्रैप। सिग्नल ओवरलोड सिर्फ कंफ्यूजन नहीं फैलाता, ये तुम्हें व्हील छोड़ देने के लिए सिड्यूस करता है। क्योंकि जब हर रास्ता कॉन्ट्रडिक्शन से भरा लगे तो सबसे लाउड वॉइस सेफेस्ट लगती है, न कि सबसे रैशनल, न कि सबसे एथिकल, सिर्फ सबसे कॉन्फिडेंट। और फिर तुम इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंड कॉन्फिडेंस से फॉलो करने लगते हो। उन पंडिट्स को सुनते हो जो चिल्लाते हैं, उन ओपिनियंस को रीपोस्ट करते हो जो तुम्हारे पैनिक से मैच करते हैं, ना कि तुम्हारे वैल्यूज से। तुम एनालाइज नहीं करते, तुम अब्जॉर्ब करते हो। यही तरीका है कल्ट्स बनने का, साइलेंस में नहीं, स्टॉर्म में। जब जिंदगी केओटिक लगने लगे और कोई भी सच स्टेबल न हो तो चरिज्मेटिक सर्टेनिटी ऑक्सीजन जैसी लगती है। इसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, इसी तरह मैनिपुलेशन को ताकत मिलती है। बेटर आर्ग्यूमेंट से नहीं, लाउडर आर्ग्यूमेंट से, सिंपल आर्ग्यूमेंट से, रिपीटेड आर्ग्यूमेंट से। एक सी ऑफ स्टैटिक में सिंप्लिसिटी सैल्वेशन लगती है। और ये सिर्फ दूसरे लोगों के साथ नहीं होता, ये तुम्हारे इनबॉक्स में होता है। जब एक हेल्थ एक्सपर्ट कहता है कार्ब्स तुम्हें मार रहे हैं और दूसरा कहता है तुम्हारा दिमाग स्टार्विंग है उनके बिना। ये तब होता है जब एक फाइनेंशियल एडवाइजर चिल्लाता है बाय और दूसरा विस्पर करता है रन। ये तब होता है जब दो हेडलाइंस साथ साथ बैठी होती हैं, एक ग्लोबल क्राइसिस का वार्निंग देती है, दूसरी उसे होक्स बताती है। तुम्हें महसूस होता है मेंटल विप्लैश, और इस कंफ्यूजन में तुम्हारे क्रिटिकल थिंकिंग मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तुम उस चीज़ पर क्लिक करते हो जो तुम्हें सबसे कम अनसर्टेन फील कराए, न कि जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो, बल्कि जो लीस्ट स्केरी हो। सिग्नल ओवरलोड तुम्हारी थकान पर फीड करता है
और डिसीजन फटीग एक रियल फिनोमिनन है। स्टडीज बताती हैं कि जब दिमाग बहुत सारे डिसीजंस ले चुका होता है तो वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनने लगता है। वो ऑप्शंस वे करना बंद कर देता है। वो कॉपीइंग करने लगता है, मिमिकिंग, डिफरिंग। हम इन्फिनिट वॉइसेस के लिए बने नहीं हैं, हम क्लैरिटी के लिए बने हैं। लेकिन आज क्लैरिटी एक लग्जरी बन चुकी है। और अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। जब तुम अपना डिसीजन मेकिंग किसी और को सौंप देते हो तो धीरे धीरे तुम उसकी कॉन्फिडेंस को अपनी समझने लगते हो। तुम एक वेसल बन जाते हो, वॉइस नहीं। तुम रिपीट करते हो, तुम डिफेंड करते हो, तुम उन पोजीशंस के लिए आर्ग्यू करते हो जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जिस पल तुमने सिग्नल्स को सॉर्ट करना बंद किया, तुम किसी और के एजेंडा का रिले टावर बन गए। आज का मैनिपुलेशन साइलेंस में नहीं पनपता, बल्कि सैचुरेशन में फलता है। तुम्हारे फीड की आर्किटेक्चर न्यूट्रल नहीं है। एल्गोरिदम्स प्रायोरिटाइज करते हैं एंगेजमेंट को, नॉट ट्रूथ को। वो एम्प्लीफाई करते हैं कंट्रोवर्सी, नॉट क्लैरिटी। वो तुम्हें ओपिनियंस का बफेट परोसते हैं जो तुम्हें एनलाइटन नहीं करता, बल्कि डिवाइड करता है, एडिक्ट करता है, इन्फ्लेम करता है। और तुम खुद प्रोडक्ट बन जाते हो। तुम्हारा डेटा नहीं, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी इंटरनल ऑटोनॉमी। तो कैसे सर्वाइव किया जाए सिग्नल ओवरलोड से? सबसे पहले पैटर्न पहचानो। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन से ओवरवेल्म फील हो रहा है, अगर तुम्हारे बिलीव्स बार बार बदल रहे हैं, अगर तुम्हारी ओपिनियंस हर उस इंसान की वॉइस से की इन्फ्लुएंस हो रही हैं जिसने अभी अभी कुछ कहा है, तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये ओवरलोड है। और ओवरलोड इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। दूसरा, नॉइस को वैल्यू मत समझो। कॉन्फिडेंस का मतलब विजडम नहीं होता। सिंप्लिसिटी हमेशा ट्रूथ नहीं होती। जो आंसर सबसे अट्रैक्टिव लगता है वो सबसे डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे सोचने की जरूरत को बाईपास कर देता है। हर बार जब कुछ टू सर्टेन लगे, पॉज करो, पूछो, मैं इसे क्यों मान रहा हूं? अगर मैं इस वॉइस को फॉलो करूं तो किसे फायदा होगा? तीसरा, फ्रिक्शन वापस लाओ। मॉडर्न वर्ल्ड तुम्हें ट्रेन करता है फास्ट कंज्यूम करने और फास्टर डिसाइड करने के लिए। इस लूप को तोड़ो। स्क्रोल धीमा करो, नोटिफिकेशंस बंद करो, हेडलाइंस नहीं, पूरी आर्टिकल पढ़ो। जब तुम पेस कंट्रोल करते हो तब तुम सिग्नल स्पेस रिक्लेम करते हो। आखिर में अपना इंटरनल कंपेस फिर से बनाओ। समय निकालो सोचने के लिए, अकेले, चुपचाप। रिएक्ट करने के लिए नहीं, रिफ्लेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर तुम्हारे वैल्यूज, प्रायोरिटीज और गोल्स क्लियर नहीं हैं तो कोई और उन्हें तुम्हारे माइंड में इंस्टॉल कर देगा। सच ये है, ज्यादातर लोग ईविल नहीं होते, ज्यादातर वॉइसेस मैलिशियस नहीं होती, लेकिन इंटेंशन कोई मायने नहीं रखती। जब तुम ड्राउनिंग हो, इवन क्लीन वाटर कैन किल इफ यू टेक इन टू मच। सिग्नल ओवरलोड सिर्फ मॉडर्न लाइफ का साइड इफेक्ट नहीं है, ये बैटलफील्ड है और प्राइज है तुम्हारी एजेंसी। तो खुद से पूछो, आखिरी बार कब तुमने कोई डिसीजन इन्फ्लुएंस के बिना लिया था? बिना अर्जेंसी, बिना पैनिक, बिना किसी और की सर्टेनिटी के। उस क्वेश्चन का जो क्वाइट आंसर आएगा वही बताएगा कि तुम सच में सोच रहे हो या सिर्फ उस आखिरी लाउड वॉइस को एको कर रहे हो जो तुम्हारे फीड में तैरती हुई आई थी। उस साइलेंस की हिफाजत करो, अपने माइंड की हिफाजत करो, क्योंकि एक दुनिया जो इन्फिनिट नॉइज से भरी हो उसमें स्टिलनेस खुद में एक रिबेलियन है। द ट्रांसैक्शन इल्यूजन। तुम किसी स्टोर में घुसते हो और कोई तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, लेकिन ये बस एक फॉर्मल मुस्कान नहीं होती, ये एक गर्मजोशी भरी इंटेंशनल मुस्कान होती है। वो पूछते हैं, आपका दिन कैसा चल रहा है? वो तुम्हें एक फ्री सैंपल देते हैं। शायद तुम्हारे कपड़ों की तारीफ करते हैं या तुम्हारा नाम याद रखते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हार्मलेस लगता है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे, उस नरमाई के नीचे कुछ और भी चल रहा होता है। एक साइलेंट लेजर खुल चुका है, एक ट्रांजैक्शन शुरू हो चुका है, ऐसा जिसकी तुमने सहमति नहीं दी थी, जो तुमने आते हुए महसूस भी नहीं किया। और अचानक एक हल्का सा दबाव तुम्हारे अंदर बनने लगता है, मुस्कुराने का, थैंक यू कहने का, सुनने का, कुछ खरीदने का, जबकि तुमने तो कुछ मांगा ही नहीं था। यही है ट्रांजैक्शन इल्यूजन, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो इतना सटल है कि अक्सर डिटेक्ट ही नहीं होता। ये वो भ्रम है कि हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, अटेंशन या जेनरोसिटी, चाहे वो कितना भी स्ट्रेटेजिक या फेक क्यों ना हो, उसका बदला देना जरूरी है। कि अगर किसी ने तुम्हें कुछ दिया है, चाहे बिना मांगे ही सही, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम कुछ लौटाओ। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सहमति,
तुम्हारा पैसा, तुम्हारी लॉयल्टी या फिर तुम्हारा गिल्ट। और अब सुनो सबसे डरावनी बात, वो चीज़ जो तुम्हें दी गई शायद वो असली ही ना हो। तुमने उनकी मदद नहीं मांगी थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, कोई इमोशनल एक्सचेंज की डील नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो दबाव अंदर उठता है, जैसे कोई वजन लटक रहा हो दिल पर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग, जो हजारों सालों की सोशल कंडीशनिंग से गुजरा है, इम्बैलेंस से नफरत करता है। रेसिप्रोसिटी हमारी बायोलॉजी में लिखा है, जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, चाहे वो असली हो या नकली, हम उसे चुकता करना चाहते हैं। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। छोटे ट्राइबल समाजों में म्यूचुअल एक्सचेंज से ट्रस्ट बनता था, लेकिन आज की दुनिया में इससे मैनिपुलेशन बनता है। एक एग्जाम्पल सोचो जो तुमने शायद देखा होगा। एक स्ट्रीट वेंडर तुम्हें एक फूल देता है, मुस्कुराकर कहता है, फ्री गिफ्ट। तुम हिचकते हो, कंफ्यूज्ड होते हो, लेकिन वो इंसिस्ट करता है, ये आपका है। तुमने जैसे ही वो फूल हाथ में लिया, डायनामिक बदल गया। अब वो डोनेशन मांगता है या कुछ और बेचने की कोशिश करता है, और भले ही तुम्हें पता है कि उस फूल की कोई कीमत नहीं, शायद वो प्लास्टिक का हो, शायद मुरझाया हुआ, फिर भी तुम अजीब सा गिल्ट महसूस करते हो अगर तुम उसे कुछ नहीं देते। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन इल्यूजन एक्टिव हो चुकी है। तुम एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुके हो, ना लिखा ना साइन किया गया, पर महसूस जरूर हुआ। और ये सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, ये रिलेशनशिप्स में होता है, वर्क प्लेसेस में, फैमिलीज में, यहां तक कि ऑनलाइन कंटेंट में भी। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, अब वो तुम्हारी लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है। कोई अनसोलिसिटेड एडवाइस देता है, अब वो तुम्हारा टाइम चाहता है। एक बॉस तुम्हें फ्लेक्सिबल स्केड्यूल देता है, फिर गिल्ट ट्रिप करता है जब तुम्हें सच में छुट्टी चाहिए होती है। एक फ्रेंड एक बार तुम्हारी बात सुनता है, अब चाहता है कि तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहो। हर केस में जो गिफ्ट था वो असली नहीं था, वो बेट था, एक सेटअप, एक पोजीशनिंग मूव। और अब तुम फंस चुके हो, इमोशनली इंडेप्टेड हो एक ऐसे इंसान के लिए जिसने ये पूरी सिचुएशन स्ट्रैटेजी से बनाई थी। ट्रांजैक्शन इल्यूजन सिर्फ चालाक नहीं है, ये खतरनाक है। ये तुम्हें एक ऐसे कर्जस के लिए जिम्मेदार महसूस कराता है जिसे तुमने कभी लिया ही नहीं था। और जब तुम वो कर्जस नहीं चुकाते तो तुम्हें लगता है कि गलती तुम्हारी है। तुम्हें लगता है कि तुम सेल्फिश हो, अनग्रेटफुल हो, कोल्ड हो। यही है इस इल्यूजन की इमोशनल ताकत। ये पावर डायनेमिक को उल्टा कर देती है। अब गहराई से सोचो, क्या तुमने कभी किसी चीज के लिए यस सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम उस इंसान के कुछ ओड हो जिसने कभी तुम्हारी मदद की थी? क्या तुमने कभी नो कहने से बचा क्योंकि किसी ने कभी इतना कुछ किया था तुम्हारे लिए? क्या तुम कभी किसी इंसान या जगह से इसलिए दूर नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारे लिए एक छोटा सा फेवर किया था? यही है इस इल्यूजन की शक्ति। ये तुम्हारे मॉरल कंपस को ट्विस्ट कर देता है। ये तुम्हें विस्पर करता है कि फेक जेनरोसिटी भी वैलिड है, कि मैनिपुलेशन से दिया गया गिफ्ट भी रिपे करना चाहिए, जबकि सच ये है नहीं करना चाहिए। लेकिन हम स्ट्रगल करते हैं काइंडनेस के परफॉर्मेंस को उसके सब्सटेंस से अलग करने में, और यही इल्यूजन काम करता है। ये तुम्हारी डिसेंसी को हथियार बना देता है। और एक ऐसी दुनिया में जहां हर इंटरैक्शन एक स्क्रिप्ट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, ये हर जगह है। मार्केटिंग में ये ऑफर सिर्फ 24 घंटे के लिए है, सिर्फ आपके लिए। मीडिया में मैंने आपको फ्री कंटेंट दिया, अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। डेटिंग में मैंने डिनर के पैसे दिए, अब तुम इंटीमेसी दो। फैमिली में मैंने तुम्हें पाला है, अब तुम मेरी हर बात मानो। हर जगह मैसेज एक ही है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मेरे लिए ये करो। लेकिन असलियत ये है, वो जो उन्होंने किया वो तुम्हारे लिए था ही नहीं, वो उनके कंट्रोल के लिए था। देखो, सच्ची जेनरोसिटी में कोई हुक नहीं होता, वो डिमांड नहीं करती, वो बदले की उम्मीद नहीं करती। ट्रू काइंडनेस अपने आप में कंप्लीट होती है, वो बिना लेजर के आती है, बिना स्ट्रैटेजी, बिना स्ट्रिंग्स के। ट्रांजैक्शन इल्यूजन उसी प्रिंसिपल को हाईजैक करता है और उसका नकली वर्जन सामने रखता है, इतना कन्विंसिंग कि तुम भी उसे सच मानने लगते हो। और जब तुम उसे मान लेते हो, तुम वल्नरेबल हो जाते हो, गिल्ट ट्रिप्स के लिए, बाउंड्री वायोलेशंस के लिए, खुद को चुप करवाने के लिए, वहां जहां तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें लगता है
ना कहना बिट्रेयल है, दूरी बनाना क्रूअल्टी है, खुद को बचाना सेल्फिशनेस है। लेकिन जो कोई नहीं बताता वो ये है, तुम किसी ऐसे काम के लिए जिम्मेदार नहीं हो जो तुमने मांगा ही नहीं। तुम क्रूर नहीं हो अगर तुम एक फेवर को ट्रैप की तरह देख लेते हो। तुम अनग्रेटफुल नहीं हो अगर तुम समझ पाते हो कि जो गिफ्ट दिया गया था वो एक हिडन इनवॉइस के साथ आया था। ट्रांजैक्शन इल्यूजन तभी काम करता है जब तुम भूल जाते हो कि कंसेंट सिर्फ फिजिकल एक्शंस में नहीं, इमोशनल एक्सचेंजेस में भी जरूरी होती है। बिना कंसेंट के दिया गया गिफ्ट गिफ्ट नहीं होता, वो प्रेशर होता है काइंडनेस के भेस में। तो अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले, जब गिल्ट अंदर उठे, पॉज करो, अपने आप से पूछो, क्या मैंने ये मांगा था? क्या मैंने इस एक्सचेंज की सहमति दी थी? क्या ये एक्ट सच में मेरे लिए था या उनके इमेज के लिए? फिर बाउंड्री होल्ड करो, भले अनकंफर्टेबल लगे, खासकर तब जब अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि इस इल्यूजन के आगे झुकने की कीमत बहुत बड़ी है। उससे कहीं ज्यादा जितनी तुम सोचते हो वो कीमत है तुम्हारी एजेंसी की, तुम्हारे समय की, तुम्हारी क्लैरिटी की। जितना ज्यादा तुम फॉल्स एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट करते जाओगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा ये समझना कि तुम सच में कौन हो, उन एक्सपेक्टेशंस के बिना जो लोग तुम पर थोपते हैं। तुम किसी को पीस नहीं देते। अगर उसने तुम्हारे अंदर वॉर शुरू किया था, तुम अपनी आवाज बंद नहीं करते सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हारी तारीफ की थी। तुम खुद को पूरी तरह खत्म नहीं करते सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हें कुछ दिया था, वो भी बिना सच में देना चाहे। आखिर में सबसे रैडिकल सेल्फ रिस्पेक्ट यही है कि तुम इल्यूजन को पहचानो और उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाओ जो तुमने कभी साइन ही नहीं किया था। क्योंकि हर जेनरोसिटी जेन्युइन नहीं होती और हर ट्रांजैक्शन फेयर नहीं होती। द डाउट इम्प्लांट। तुम्हें याद है क्या हुआ था? तुमने उसे महसूस किया था, तुमने उसे देखा था, तुमने उसे जिया था। पर अब कुछ दिन, हफ्ते या महीने बाद कोई कहता है ऐसा तो हुआ ही नहीं था। और वो एक बार नहीं, बार बार कहते हैं तुम गलत याद कर रहे हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम हमेशा बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो। शुरुआत में तुम अपना बचाव करते हो, पर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सवाल उठने लगता है। तुम उस मेमोरी को बार बार रिवाइंड करते हो, अपने मन में गलती ढूंढने की कोशिश करते हुए। तुम हिचकिचाते हो, चुप हो जाते हो और सोचने लगते हो शायद वो सही हैं। यहीं से शुरू होता है डाउट इम्प्लांट। ये किसी धमाके के साथ नहीं आता, ये लाउड या ऑब्वियस नहीं होता, ये शांत होता है, स्लिपरी, सर्जिकल। सिर्फ एक सुझाव, सिर्फ एक सिर का झुकाव, एक सॉफ्ट करेक्शन। पर ये भीतर गहराई तक घुस जाता है, क्योंकि सबसे असरदार मैनिपुलेशन चिल्लाकर नहीं होती, वो फुसफुसाकर होती है। ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि चुपचाप बोई जाती है। मानव मस्तिष्क मेमोरी पर भरोसा करने के लिए डिजाइन हुआ है। यही हमारी रियलिटी का एंकर है, हमारी सेल्फ का फाउंडेशन। पर मेमोरी कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, वो डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, इन्फ्लुएंस के लिए वल्नरेबल है। और यही मैनिपुलेटर जानता है, उसे तुम्हारा पूरा इतिहास नहीं बदलना पड़ता, उसे बस शक का बीज बोना होता है। और एक बार वो बीज तुम्हारे दिमाग में चला गया तो बाकी काम तुम्हारा ही दिमाग करता है। सवाल उठाता है, अनरैवल करता है, रीराइट करता है। यहां तक कि एक दिन तुम खुद नहीं जानते कि सच में क्या हुआ था। तुम सिर्फ वो याद रखते हो जो उन्होंने कहा था कि हुआ था। ये बड़ी सटल शुरुआत लेता है। तुम एक बहस को याद करते हो जहां तुम्हें चोट पहुंची थी, पर वो कहते हैं मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। तुम किसी टूटे हुए वादे की बात करते हो, वो जवाब देते हैं तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम अपनी डिस्कम्फर्ट शेयर करते हो तो सुनते हो तुम हमेशा इतने सेंसिटिव क्यों हो। धीरे धीरे तुम्हारी यादों की जमीन दरकने लगती है। ये कोई साधारण डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक मेथड है जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। एक 1940 की फिल्म से लिया गया नाम, जिसमें एक पति अपनी पत्नी की मेंटल स्टेबिलिटी को मैनिपुलेट करता है, लाइट्स डिम करता है, चीजें इधर उधर करता है, फिर सब डिनाई करता है। आज ये मैरिजेस में होता है, फ्रेंडशिप्स में होता है, फैमिलीज में, यहां तक कि वर्क प्लेसेस में भी। ये सिर्फ फैक्ट्स को कंट्रोल करने का मामला नहीं है, ये पूरी रियलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश है। मैनिपुलेटर की गोल बहस जीतना नहीं होता, उसका मकसद है तुम्हारे इनर कंपस को बिगाड़ना। क्योंकि एक बार जब तुम अपनी परसेप्शन पर भरोसा करना छोड़ देते हो
तब तुम उनकी परसेप्शन पर डिपेंड करने लगते हो। तुम उन्हें अलाउ करते हो ये तय करने का कि क्या रियल है, क्या सेफ है, क्या ट्रू है। और वो ये सब करते हैं मुस्कुराकर, कंसर्न के साथ, प्यार जताकर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। यू ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड। यू आर लकी आई एम पेशेंट विथ यू। ये कॉम्प्लीमेंट्स नहीं हैं, ये जंजीरें हैं, बस सुनहरी रंग में रंगी हुई। और ये असर इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सोशल कोहेरेंस के लिए वायर्ड है। जब कोई नज़दीकी व्यक्ति बार बार कहता है कि तुम्हारी मेमोरी फ्लॉड है, तो तुम्हारा माइंड रिलेशनशिप को एक्यूरेसी से ऊपर रखता है। वो सोचता है अगर मैं खुद को डिफेंड करता रहा तो शायद उनका प्यार चला जाएगा, उनकी अप्रूवल, उनकी प्रेजेंस, सब कुछ। इसलिए तुम खुद को चुप करवा लेते हो, ना इसलिए कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कनेक्शन को ट्रूथ से ऊपर चुनता है। समय के साथ ये एक फीडबैक लूप बन जाता है। तुम बोलने में हिचकिचाने लगते हो, अपनी मेमोरीज को सेंसर करते हो, अपने इमोशंस पर डाउट करने लगते हो। और जितना ज्यादा तुम सप्रेस करते हो, उतनी पावर उन्हें मिलती है। यहां तक कि तुम्हारा माइंड खुद एक कोर्टरूम बन जाता है, जहां हर थॉट, हर एविडेंस उनकी आवाज क्रॉस एग्जामिन करती है। तुम सोचते हो, क्या मैंने वो सच में इमेजिन किया था? क्या मैं ओवर ड्रामेटिक था? शायद अब मुझे कुछ भी साफ साफ याद नहीं रहता। और क्रूअल्टी यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स तुम्हें वार्निंग देने लगते हैं, पर तुम सुनना छोड़ देते हो। तुम्हारा गट कहता है कुछ ठीक नहीं है, पर तुम्हारा ट्रेन्ड माइंड कहता है नो, आई एम जस्ट बीइंग पैरानॉइड। और यही वो पल होता है जब डाउट इम्प्लांट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है। क्योंकि अब तुम सिर्फ अपनी मेमोरी पर नहीं, अपनी इंट्यूइशन, अपने जजमेंट, अपने सेल्फ पर भी डाउट करने लगते हो। यही है वो तरीका जिससे कंट्रोल रखा जाता है, बिना जंजीरों के, ज़बरदस्ती नहीं, इरोजन के जरिए। तुम्हें चुप नहीं किया जाता, तुमसे खुद अपनी आवाज़ छीन ली जाती है। और साफ साफ कहें, ये सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज से है। ये किसी को अंदर से तोड़ देता है। ये चोट नहीं छोड़ता, ये एकोस छोड़ता है। सालों बाद भी जब वो रिश्ता खत्म हो चुका होता है, तुम अपनी सोच पर फ्लिंच करते हो, अपनी यादों पर भरोसा नहीं कर पाते, खुद से पूछते हो क्या सब मेरी गलती थी? पर सच्चाई ये है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारा ट्रस्ट वेपनाइज किया गया था। तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारा सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सब ब्यूटीफुल ट्रेट्स हैं, पर एक मैनिपुलेटर के हाथों में ये कंट्रोल के टूल्स बन जाते हैं। तो कैसे तोड़ोगे इस इम्प्लांट को? सबसे पहले नाम दो। डाउट की ताकत एम्बिग्यूटी में छुपी होती है। जब तुम कह देते हो दिस इज गैसलाइटिंग, तब तुम पैटर्न देख पाते हो, और जब पैटर्न दिखने लगता है, उसका जादू टूटने लगता है। दूसरा, अपनी मेमोरी रिक्लेम करो, उसे लिखो, जर्नल करो, वॉइस रिकॉर्ड करो, अपना एक प्राइवेट अनएडिटेड आर्काइव बनाओ। उन्हें साबित करने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए कि तुमने उसे जिया है, कि तुम्हारी परसेप्शन मैटर करती है, तुम्हारी ट्रूथ वैलिड है। तीसरा, एक विटनेस सर्कल बनाओ। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारी स्टोरी को रीराइट नहीं करेंगे, जो जजमेंट के बिना सुनेंगे, जो तुम्हें एनालाइज करने से पहले बिलीव करेंगे। उनकी प्रेजेंस एक मिरर बन सकती है, वो पार्ट्स रिफ्लेक्ट करने के लिए जो कभी किसी ने मिटा दिए थे। और सबसे जरूरी, अपने एंगर पर भरोसा करो। वो एक्सप्लोजिव गुस्सा नहीं, वो सेक्रेड गुस्सा, वो जो कहता है मैं जानता हूं मैंने क्या महसूस किया, मैं जानता हूं मैंने क्या देखा, मुझे याद रखने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। ये गुस्सा कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे माइंड की आवाज है जो अपने सेंटर से दोबारा जुड़ना चाहती है। उसे दबाओ मत, उसे फॉलो करो। तुम्हें अपनी मेमोरी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिबेट करने की जरूरत नहीं है उससे जिसने तुम्हारे डाउट को वेपन बना दिया। तुम्हें खुद से कुछ देना है, तुम्हें पीस देनी है, क्लैरिटी देनी है, वो क्वाइट पावर देनी है जो पीछे मुड़कर कहती है आई रिमेंबर एंड आई बिलीव मी। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारी मेमोरी टूटी नहीं है, वो बस हिलाई गई थी। तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स खराब नहीं हैं, उन्हें ओवरराइड किया गया था। और तुम्हारी आइडेंटिटी खोई नहीं है, वो बस किसी और की कहानी के नीचे दबा दी गई थी। अब वक्त है उसे वापस लेने का, एक एक टुकड़ा करके, एक एक मेमोरी के साथ, जब तक तुम्हें दूसरों की जरूरत न पड़े अपनी स्टोरी समझने के लिए, क्योंकि वो स्टोरी हमेशा से तुम्हारी ही थी। द सर्वेलेंस प्रेशर। जब कोई तुम्हें देख रहा होता है, तुम अलग तरह से बिहेव करते हो, तुम सीधा बैठते हो,
धीरे बोलते हो, अपने शब्दों को और सोच समझकर चुनते हो। तुम अपने ही एक वर्जन बन जाते हो, एक ऐसा वर्जन जो थोड़ा एडिट किया गया है, किनारों से तेज, बीच में स्मूथ, कम वाइल्ड, कम ऑनेस्ट, कम तुम। शुरुआत में ये हार्मलेस लगता है, एक स्ट्रीट पर लगा कैमरा, एक माइक किसी मीटिंग में, तुम्हारे पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन, या तुम्हारे ईमेल में छुपा कोई ट्रैकिंग पिक्सल। लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में, धीरे धीरे, वो अवेयरनेस, वो आई एम बीइंग वॉच्ड वाली हल्की सी गूंज तुम्हारे बिहेवियर को शेप करने लगती है, शांत तरीके से, बिना रुके, जब तक एक दिन तुम खुद से नहीं पूछते, क्या ये सब मैं सच में था या बस किसी वॉचर के लिए बना हुआ वर्जन। यही है सर्वेलेंस प्रेशर, और ये सब कुछ बदल देता है, क्योंकि इसे किसी गार्ड, किसी गेट या किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। इसे बस तुम्हारी अवेयरनेस चाहिए, सिर्फ इतना कि शायद कोई देख रहा है, काफी है तुम्हारे जीने का तरीका बदलने के लिए। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। जिस पल तुम्हें एहसास होता है कि कोई देख रहा है, तुम एडजस्ट करने लगते हो, ना कॉन्शियसली, ना इंटेंशनली, बस रिफ्लेक्सिवली। जैसे कोई अचानक आवाज सुनकर तुम चौंक जाते हो, जैसे लाइब्रेरी में कदम रखते ही तुम धीरे बोलने लगते हो, और यही रिफ्लेक्स वेपन बन जाता है। स्कूल में जब टीचर पास से गुजरती है, तुम डूडल करना छोड़कर नोट्स देखने लगते हो। वर्कप्लेस में जब बॉस जूम कॉल में ज्वाइन करता है, तुम्हारी पोस्चर एकदम सुधर जाती है। ऑनलाइन जब तुम कुछ वल्नरेबल पोस्ट करते हो, तुम्हें महसूस होता है उन इनविजिबल आंखों को जो स्कैन कर रही हैं, जज कर रही हैं, स्क्रीनशॉट ले रही हैं। सर्वेलेंस अब रेयर नहीं है, ये कांस्टेंट है, और ये सिर्फ कैमरास या डिवाइसेस तक सीमित नहीं है। ये लोग हैं, एल्गोरिदम्स हैं, पूरा एक सिस्टम है जो क्यूरेटेड को रिवॉर्ड करता है और ऑथेंटिक को पनिश। तो तुम एडजस्ट करते हो, वही पोस्ट करते हो जो लाइक्स लाए, वही कहते हो जो न्यूट्रल लगे, वही सोचते हो जो ऑफेंसिव ना लगे। तुम थके हुए भी मुस्कुराते हो, तुम प्रोड्यूस करते हो, रिफ्लेक्ट नहीं, और धीरे धीरे वो परफॉर्मेंस ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। ना इसलिए कि तुम फेक हो, बल्कि इसलिए कि सच बनना अब अनसेफ लगता है। तुम झूठ नहीं बोलते, पर कई बातें ओमिट कर देते हो। तुम कंफर्म नहीं करते, लेकिन फिल्टर जरूर करते हो। तुम चुप नहीं होते, पर अपनी आवाज का वॉल्यूम इतना कम कर देते हो कि वो रूम में फिट हो जाए। ये पैरानोया नहीं है, ये है कंडीशनिंग, और ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। बच्चे बेहतर बिहेव करते हैं जब उन्हें पता होता है कि टीचर देख रहा है। एम्प्लॉयज कम ब्रेक लेते हैं जब सुपरवाइजर नजदीक होता है। लोग ज्यादा जेनरस, ज्यादा ओबीडियंट, ज्यादा मॉरल बन जाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई देख रहा है। सर्वेलेंस सिर्फ तुम्हारे बिहेवियर को रिकॉर्ड नहीं करता, ये उसे रीशेप करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, तुम्हें कोई तुम्हारे बेनिफिट के लिए नहीं देख रहा, वो देख रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। कंपनी, सिस्टम, प्लेटफॉर्म, बॉस, क्राउड, वो तुम्हें मॉनिटर नहीं कर रहे ताकि तुम अपनी सच्चाई में रह सको, वो तुम्हें मोल्ड कर रहे हैं ताकि उनकी पावर सुरक्षित रहे। क्योंकि एक वॉच्ड इंसान एक मैनेजेबल इंसान होता है। तुम प्रोटेस्ट कम करते हो, रेस्ट कम करते हो, क्वेश्चन कम करते हो, तुम सेल्फ पॉलिसिंग बन जाते हो, एक चलती फिरती एल्गोरिदम ऑफ कंप्लायंस। क्योंकि यही है कांस्टेंट विजिबिलिटी का असली इफेक्ट, ना ट्रांसपेरेंसी, ना सेफ्टी, बल्कि ओबीडियंस। और ये सिर्फ सर्वेलेंस स्टेट्स में नहीं होता, ये कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, सोशल मीडिया में होता है, स्कूल्स में होता है, फैमिलीज और फ्रेंडशिप्स में भी। जहां भी तुम्हें पैलेटेबल बनने का दबाव महसूस हो, वहां सर्वेलेंस है। जहां भी तुम्हें अपनी सच्चाई को छोटा करना पड़ता है ताकि सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो, वहां सर्वेलेंस है। जहां भी तुम्हारी फ्रीडम इस पर डिपेंड करती है कि कौन देख रहा है, वहां सर्वेलेंस है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, वक्त के साथ तुम उस वॉचर को इंटरनलाइज कर लेते हो। चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, तुम खुद को चेक करते हो, अपनी आवाज को मॉनिटर करते हो, अपने फीलिंग्स पर शक करते हो। तुम उस इनविजिबल गेज को अपने अंदर ऐसे ढोते हो जैसे दूसरी स्किन हो। तुम खुद ही अपने वार्डन बन जाते हो। और सर्वेलेंस की अल्टीमेट सक्सेस यही है, ना कि वो तुम्हें देख पा रहे हैं, बल्कि कि उन्होंने तुम्हें ट्रेन कर लिया है ताकि तुम खुद को करेक्ट करो, खुद पर डाउट करो, खुद को सैक्रिफाइस कर दो। तो तुम नाइस बन जाते हो, इनजस्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, स्क्रिप्ट फॉलो करते हो, इवन जब वो तुम्हारा दम घूंट रही हो। ना इसलिए कि किसी ने फोर्स किया, बल्कि इसलिए कि बीइंग सीन का प्रेशर तुम्हें ये भूलने पर मजबूर कर देता है
कि अनसीन होना कैसा महसूस होता था। लेकिन फिर भी एक सीक्रेट चीज होती है अनऑब्जर्व्ड मोमेंट में। एक वॉक जिसमें फोन ना हो, एक कॉन्वर्सेशन जिसमें कोई थर्ड आई ना हो, एक डांस जो खाली कमरे में हो, एक थॉट जिसे पोस्ट करने की जरूरत नहीं। वहीं कहीं तुम्हारी असली आइडेंटिटी रहती है, वहीं तुम्हारा अनसेंसर्ड सेल्फ सांस लेता है। और अगर तुम उस सेल्फ को वापस पाना चाहते हो, उस सर्वेलेंस प्रेशर से बाहर निकलना चाहते हो, तो इसका रास्ता छुपने से नहीं, चुनने से शुरू होता है। सच बोलना, भले ही उसकी कोई तालियां ना मिले। आराम करना, भले ही वो अनप्रोडक्टिव दिखे। अपनी खुशी, अपना गम, गुस्सा, हैरानी जताना बिना किसी अप्रूवल के इंतजार में। क्योंकि फ्रीडम पे इनविजिबिलिटी में नहीं मिलती, वो मिलती है इंटेग्रिटी में। वो मोमेंट में जब तुम तय करते हो कि तुम्हारा वर्जन कोई वॉचर नहीं, तुम खुद डिफाइन करोगे। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई देख रहा है, रियल या इमेजिन्ड, खुद से पूछो, मैं किसके लिए परफॉर्मेंस दे रहा हूं? और अगर कोई ना देख रहा होता तो मैं कौन होता? क्योंकि वो वर्जन, वो चुप वर्जन, वो रॉ वर्जन, वो ब्रेव वर्जन आज भी तुम्हारे अंदर है। अनपॉलिश्ड, अनमॉनिटर्ड, अनडिनायबली रियल। और दुनिया को अब और ज्यादा पॉलिश्ड वर्जन्स की जरूरत नहीं है। उसे चाहिए तुम्हारी रॉनेस, तुम्हारा सच, खासकर तब जब कोई देख नहीं रहा हो। द इमोशन सर्ज साइकिल। तुम सोचते हो कि तुम साफ साफ चॉइसेस ले रहे हो, कि तुम्हारा माइंड शार्प है, तुम्हारी वैल्यूज इंटैक्ट हैं, तुम्हारे रिएक्शंस ग्राउंडेड हैं। लेकिन फिर ये शुरू होता है एक तारीफ, एक मुस्कान, एक छोटा सा रिवॉर्ड जो तुम्हें महसूस कराता है कि तुम सीन हो, एलिवेटेड हो। फिर अचानक विड्रॉल, एक ठंडी नज़र, चुप्पी, निराशा। बस इतना कि तुम सोचने लगो, मैंने क्या गलती की? और जब तक तुम समझ पाते, वार्मथ वापस लौट आती है। अफेक्शन, वैलिडेशन, एक राहत की लहर अंदर दौड़ती है। तुम सेफ महसूस करते हो अभी के लिए, और वहीं से ये साइकिल शुरू होती है। तुम एक ऐसी इमोशनल आंधी में फंस जाते हो जहां हाइज और लोज बारी बारी से आते हैं। और ये रैंडम नहीं है, ये डिजाइन किया गया है। इसे कहते हैं द इमोशन सर्ज साइकिल, एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक जो तुम्हारे अंदर की कंपास को डिस्टॉर्ट कर देती है। तब तक, जब तक कि तुम साफ सोच ही नहीं पाते। तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो, तुम अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना छोड़ देते हो, तुम बाहर की सच्चाई देखना छोड़कर अंदर अपने ही ऊपर ब्लेम ढूंढने लगते हो। और ये सब तब होता है जब तुम और ज्यादा टाइटली चिपकते जाते हो उसी इंसान या सिस्टम से जो तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल बनाए हुए है। ये सिर्फ इमोशनल अब्यूज नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल हाईजैक है। जब अचानक तुम्हें प्रेस किया जाता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम रिलैक्स करते हो, तुम उस इंसान को सेफ्टी से जोड़ लेते हो। फिर बिना किसी वार्निंग के तुम्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, या इग्नोर, या सटल तरीके से पनिश। तुम्हारा ब्रेन कोर्टिजोल से फ्लड हो जाता है, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, पैनिक। और जब तुम ऑलमोस्ट टूटने वाले होते हो, वो फिर से जेंटल हो जाते हैं। काइंडनेस लौटती है, रीअश्योरेंस, और डोपामिन फिर से आता है। इस बार और इंटेंस, क्योंकि वो डर के बाद आया है। इस कॉन्ट्रास्ट की वजह से रिवॉर्ड और ज्यादा पावरफुल लगता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इस साइकिल का एडिक्ट बन जाता है। प्लेजर का नहीं, साइकिल का। अब तुम जॉय नहीं चेस कर रहे, अब तुम पेन अवॉइड कर रहे हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता तक नहीं चलता कि ये सब हो रहा है। ये पैटर्न हर जगह इस्तेमाल होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, कल्ट इंडोक्ट्रिनेशन में, कंट्रोलिंग वर्क प्लेसेस में, मैनिपुलेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स में। जहां भी कोई कंट्रोल चाहता है, वहां वो इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी इंजेक्ट करता है। क्योंकि जब तुम्हारी इमोशंस बार बार हिलती हैं, तब तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। अब तुम एनालाइज नहीं कर रहे, बस रिएक्ट कर रहे हो। और उन्हें ये बात पता है। सोचो उस पार्टनर को जो तुम्हें प्यार में डुबो देता है, फिर अचानक गायब हो जाता है एक्सप्लेनेशन के बिना। वो बॉस जो तुम्हारी तारीफ करता है, फिर सबके सामने तुम्हें नीचा दिखा देता है। वो ब्रांड जो तुम्हें फ्लैटर करता है, फिर कहता है कि तुम तभी इनफ हो अगर तुम और खरीदो। या वो इन्फ्लुएंसर जो तुम्हें इंस्पायर करता है, फिर तुम्हें शर्मिंदा करता है, फिर दोबारा इंस्पायर करता है। अप डाउन, अप डाउन। जब तक एक ही चीज कांस्टेंट बचती है, वो है वो। ये कनेक्शन नहीं है, ये कंट्रोल है। और ये काम करता है तुम्हारे सबसे जरूरी इनर एंकर को तोड़कर इंटरनल सिक्योरिटी।
यानी वो शक्ति जो तुम्हें बताती है कि क्या रियल है, जो तुम्हें अपने ऊपर भरोसा दिलाती है, जो तुम्हें लॉजिक, एविडेंस और इंट्यूशन से जोड़ती है। लेकिन इमोशन सर्ज साइकिल के अंदर ये सब गायब हो जाता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि अब तुम सच्चाई और मैनिपुलेशन में फर्क नहीं कर पाते। तुम अब ये नहीं पूछते क्या ये सही है कि नहीं, के तुम पूछते हो मैंने क्या गलत किया। तुम उन्हें क्वेश्चन नहीं करते पे तुम खुद को करते हो, क्योंकि पैटर्न तुम्हें ट्रेन करता है कि स्टेबिलिटी सिर्फ उनसे मिलेगी और सिर्फ उन्हीं से। यही है ट्रैप। जितना ज्यादा वो तुम्हारी इमोशनल जमीन हिलाते हैं, उतना ही ज्यादा तुम उनकी ओर लपकते हो, प्यार से नहीं, सर्वाइवल के लिए। और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो खुद पर खड़े होने का एहसास कैसा था। ये टैक्टिक और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये अब्यूज जैसा महसूस नहीं होता। ये इंटेंसिटी जैसा लगता है, पैशन जैसा, ड्रामा जैसा, जैसे कुछ अलाइव वर्थ हो। तुम यहां तक कहने लगते हो वी जस्ट हैव अ डीप कनेक्शन, या इट्स कॉम्प्लिकेटेड, या दे ब्रिंग आउट समथिंग इन मी नो वन एल्स डज। और हो सकता है ये सब सच हो, लेकिन हो सकता है वो जो कुछ बाहर लाते हैं वो कन्फ्यूजन हो, एंग्जाइटी हो, रिग्रेशन हो। क्योंकि सच्चा कनेक्शन केओस नहीं मांगता, सच्चा लव इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, और असली पावर तुमसे तुम्हारी क्लैरिटी नहीं छीनती। पर इमोशन सर्च साइकिल में क्लैरिटी सबसे पहले जाती है। तुम्हारा माइंड एक फॉग बन जाता है, सेकंड गेसिंग, होपिंग, जस्टिफाइंग, एक्सक्यूजिंग से भरा हुआ। तुम उनके क्रूएल्टी को रैशनलाइज करते हो क्योंकि तुमने उनकी काइंडनेस को टेस्ट किया है। तुम कहते हो दे डिडंट मीन इट क्योंकि तुमने उन्हें मुस्कुराते देखा है। तुम अगले हाई का इंतजार करते हो और इसी इंतजार में लॉस सह लेते हो, ना इसलिए कि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम इस लूप में ट्रैप हो चुका है। और उस लूप से बाहर आना आसान नहीं है, क्योंकि ये साइकिल तुम्हें सिखाता है कि इमोशनल इंटेंसिटी एल इंपॉर्टेंस। तुम मानने लगते हो कि पीस बोरिंग है, कि कामनेस का मतलब है एम्प्टीनेस। तुम ड्रामा चेस करते हो, ना इसलिए कि तुम दर्द चाहते हो, बल्कि इसलिए कि अब वही तुम्हारे लिए मीनिंग बन चुका है। यही है ट्रेजेडी। तुम स्टेबिलिटी में सेफ महसूस करना भूल जाते हो, इसलिए जब कोई तुम्हें स्टेडी लव देता है तुम उसे रिसीव करना नहीं जानते। तो एस्केप कैसे करे? सबसे पहले नाम दो, जो है उसे वही कहो। ना लव, ना पैशन, ना लीडरशिप, मैनिपुलेशन। दूसरा, पॉज करो। जब भी सर्ज आए, हाई या लो, एक्ट मत करो, इंस्टेंट रिएक्ट मत करो, एक्सप्लेन मत करो, अपोलोजाइज मत करो, चेज मत करो, बस रुको। क्योंकि ये साइकिल रिएक्टिविटी पर जिंदा है। तुम्हारी स्टिलनेस ही तुम्हारी पावर है। तीसरा, अपनी खुद की रिदम से जुड़ो। जर्नल लिखो, गहरी सांस लो, चलो और खुद से पूछो, जब मैं अकेला होता हूं और उनका असर मुझ पर नहीं होता, तब मैं क्या महसूस करता हूं? वही जवाब तुम्हें वापसी का रास्ता दिखाएगा। चौथा, ऐसे रिलेशनशिप्स और स्पेसेस ढूंढो जो केओस पर नहीं, स्टेडीनेस पर टिके हों, जहां कंसिस्टेंसी पनिशमेंट ना हो बल्कि लव हो। और आखिर में खुद को माफ करो। तुम इमोशन सर्च साइकिल में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि तुम मूर्ख थे, तुम फंसे क्योंकि तुम इंसान हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इमोशंस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए बना है, क्योंकि तुम मीनिंग की तलाश में थे और किसी ने तुम्हें इंटेंसिटी बेच दी। लेकिन अब तुम पैटर्न देख सकते हो, और एक बार जब तुम उसे देख लो तब तुम डिफरेंटली चूज कर सकते हो। तुम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हो जो रोलर कोस्टर जैसी ना लगे, जहां पीस सेक्रेड हो, जहां लव क्लैरिटी की कीमत पर ना आए, जहां तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी हों, ना कि किसी और के हाथों की पपेट स्ट्रिंग्स। क्योंकि तुम किसी और के तूफान का पपेट बनने के लिए नहीं बने थे। तुम्हें बनाया गया है गहराई से महसूस करने के लिए, साफ सोचने के लिए और दृढ़ता से चलने के लिए, अपने टर्म्स पर। द ऑथोरिटी कॉस्ट्यूम। तुम उस यूनिफॉर्म को देखते हो और एक पल के लिए रुक जाते हो। तुम एक टाइटल सुनते हो, डॉक्टर, प्रोफेसर, ऑफिसर, सीईओ, और तुम्हारा माइंड अचानक अटेंटिव हो जाता है। तुम जरा ज्यादा ध्यान से सुनते हो, चैलेंज करने से हिचकिचाते हो। तुम मान लेते हो नॉलेज है, तुम मान लेते हो पावर है, तुम मान लेते हो ट्रूथ है। लेकिन क्या हो अगर उस बैच के पीछे, उस क्लिपबोर्ड के पीछे, उस सर्टिफिकेट के पीछे कुछ नहीं हो, सिर्फ एक परफॉर्मेंस? क्या हो अगर वो अथॉरिटी असली नहीं है, फिर भी तुम उसकी बात मानते हो? यही है अथॉरिटी कॉस्ट्यूम की ताकत। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सिंबल्स को सेफ्टी से जोड़ा गया है। एक वाइट कोट मतलब मेडिकल एक्सपर्टीज,
एक सूट मतलब लीडरशिप, एक क्लिपबोर्ड और काम टोन मतलब कंट्रोल। और जब कोई इन सिग्नल्स को पहन लेता है, हम अक्सर अपना स्केप्टिसिज्म छोड़ देते हैं। हम अपने डिफेंसेस नीचे कर देते हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्होंने भरोसा कमाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने वैसे दिखने की कोशिश की है जैसे किसी भरोसेमंद को दिखना चाहिए। ये कमजोरी नहीं है, ये हमारी वायरिंग है। बचपन से हमें सिखाया जाता है हायरार्की को रिस्पॉन्ड करना। पेरेंट्स, टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स, हर चीज में रीइंफोर्स किया जाता है। बड़ों की सुनो, रूल्स का सम्मान करो, सिस्टम पर भरोसा रखो। और बहुत बार ये स्ट्रक्चर जरूरी भी होता है, ये केओस को रोकता है। लेकिन जब सिंबल को डिस्गाइज बना लिया जाए, जब कॉस्ट्यूम ही क्रेडिबिलिटी बन जाए, तब तुम सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे होते, तुम मैनिपुलेट हो रहे होते हो। इसकी सबसे फेमस साइकोलॉजिकल प्रूफ है 1974 का मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्राम ने पाया कि ऑर्डिनरी लोग स्ट्रेंजर्स को जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक्स देने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी लैब कोट पहनकर उन्हें ऐसा कहता है। वो व्हाइट कोट मॉरल करेक्टनेस का प्रूफ नहीं था, वो सिर्फ एक कपड़ा था, लेकिन उसने स्पेल की तरह काम किया। लोगों ने ओबे किया, इवन जब विक्टिम्स चिल्ला रहे थे। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने अथॉरिटी की तरह दिखने का कॉस्ट्यूम पहना था। यही है वो कॉस्ट्यूम, और ये कहीं गया नहीं है, बल्कि और ताकतवर हो गया है। आज कोई भी पहन सकता है अथॉरिटी कॉस्ट्यूम। कोई ऑनलाइन खुद को थॉट लीडर कहता है, अपने बायो में पीएचडी जोड़ देता है, बैकड्रॉप को किसी स्टूडियो या क्लिनिक जैसा बना देता है, और लोग फॉलो करने लगते हैं। वो हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स पर एडवाइस देते हैं। और क्योंकि वो कॉन्फिडेंट बोलते हैं, सही वर्ड्स पहनते हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। न कि इसलिए क्योंकि उनके आइडियाज सही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सही मास्क पहना है। ये इल्यूजन हर जगह है। सोचो गुरु इंडस्ट्री के बारे में। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो मिरेकल सॉल्यूशंस बेचते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, उनके पास कोई क्रीडेंशियल नहीं होता, लेकिन वो स्टेज पर खड़े होते हैं, माइक पहनते हैं, फ्लैशी ग्राफ्स दिखाते हैं, और लोग सुनते हैं। लोग पैसे देते हैं, लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं, रिहर्स्ड थिएट्रिक्स के आधार पर, नॉट वेरीफाइड ट्रूथ। और मामला और डार्क हो जाता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में, जहां पैनिक हर जजमेंट को क्लाउड कर देता है, वहां कॉस्ट्यूम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कोई रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहनकर, हाथ में वॉकी टॉकी लेकर सीन पर आता है, और अचानक वो ऑर्डर्स देने लगता है। लोग फॉलो करते हैं, वो लेजिटिमेसी अस्यूम करते हैं, क्योंकि मोमेंट डिमांड करता है क्विक ओबीडियंस। लेकिन कई बार वो लोग होते हैं इम्पोस्टर्स, अपॉर्चुनिस्ट्स, या और भी खतरनाक। और नुकसान होता है नॉट एग्रेशन से, बल्कि अनअर्न्ड ट्रस्ट से। अथॉरिटी कॉस्ट्यूम कॉरपोरेशंस में भी छुपा होता है। जितनी ऊंची ऑफिस की फ्लोर, उतनी कम क्वेश्चनिंग। पॉलिसीज जो फ्लॉड होती हैं, उन्हें भी लोग मान लेते हैं, क्योंकि जो बोल रहा है उसका टाइटल है सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। लोग टाइटल पर भरोसा करते हैं, अपने इंस्टिंक्ट से ज्यादा। और धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि अथॉरिटी को क्वेश्चन करना रिस्की लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, फियर ट्रिगर होता है। क्या मैं गलत हूं? क्या उन्हें कुछ ज्यादा पता है? लेकिन यही डर है जिससे कॉस्ट्यूम ताकत पाता है। यहां तक कि मेडिसिन में भी इसका असर जानलेवा हो सकता है। पेशेंट्स अपनी बॉडी, अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर क्लिपबोर्ड के साथ जल्दी में कहता है इट्स नथिंग। या और भी खतरनाक, डॉक्टर्स खुद क्रिटिकल मोमेंट्स में सीनियर स्टाफ की बात मान लेते हैं, इवन जब उनका गट कुछ और कहता है। स्टडीज ने दिखाया है कि इस हायरार्की की डिफरेंस से डेडली एरर्स हो सकते हैं। कॉस्ट्यूम एक मजल बन जाता है। अब डिजिटल एरा में अथॉरिटी कॉस्ट्यूम और भी इवॉल्व हो चुका है। ब्लू चेक मार्क्स, क्लीन ब्रांडिंग, टाइटल्स लाइक एक्सपर्ट, स्ट्रैटेजिस्ट, कंसल्टेंट। ये सिर्फ पिक्सेल्स हैं, प्रूफ नहीं। फिर भी हम मान लेते हैं, हम ओबे करते हैं, हम उनके डाइट्स फॉलो करते हैं, फिलॉसफीज मानते हैं, प्रिडिक्शंस रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपीयरेंस से ज्यादा अटैचमेंट है, एविडेंस से कम। खतरा सिर्फ मिसलीड होने में नहीं है, बल्कि क्वेश्चनिंग की एबिलिटी खो देने में है। जब तुम सिंबल्स को फॉलो करने के इतने आदी हो जाते हो, तो सब्सटेंस को इवैल्यूएट करना छोड़ देते हो। तुम सबसे कॉन्फिडेंट वॉइस को सच मानने लगते हो, और धीरे धीरे तुम क्रिटिकल सोचना भूल जाते हो, तुम चैलेंज करना भूल जाते हो, तुम ये कहना भूल जाते हो मुझे सिर्फ टाइटल नहीं चाहिए,
मुझे ट्रूथ चाहिए। लेकिन हर अथॉरिटी झूठी नहीं होती, हर सिंबल खाली नहीं होता। चैलेंज ये है कि सच्ची अथॉरिटी और थिएटर वाली अथॉरिटी में फर्क समझो कि यूनिफॉर्म इंसान को नहीं बनाता, बल्कि एक्शंस, नॉलेज और अकाउंटेबिलिटी उसे बनाते हैं। तो कैसे बचो इस ट्रैप से? सबसे पहले कॉस्ट्यूम को पहचानो। जब कोई खुद को एक्सपर्ट बताता है तो पूछो, क्या उसे कोई बैकिंग है? सिर्फ डिग्रीज नहीं, बल्कि रिजल्ट्स, लॉजिक और ट्रांसपेरेंसी भी। सच्ची अथॉरिटी स्क्रूटिनी से डरती नहीं है, वो सिंबल्स के पीछे नहीं छुपती। दूसरा, ओबीडियंस को स्लो करो। जब भी खुद को ऑटोमेटिक डेफरेंस करते पाओ, पॉज करो, पूछो, क्या मैं इस इंसान को तब भी फॉलो करता अगर वो अलग दिखता, अगर उसकी आवाज अलग होती, अगर उसके पास कोई टाइटल नहीं होता? तीसरा, अपनी इनर अथॉरिटी को फिर से एक्टिव करो। तुम्हें क्वेश्चन करने की परमिशन है, सेकंड ओपिनियंस लेने का हक्कर है, पॉलिश्ड सर्टेनिटी पर पुश बैक करने का अधिकार है। ट्रू एक्सपर्टीज इंक्वायरी को रिस्पेक्ट करता है, फॉल्स अथॉरिटी उसे पनिश करती है। और आखिरी, कॉन्फिडेंस को ट्रूथ मत समझो। इतिहास के कई सबसे खराब डिसीजंस उन लोगों ने लिए जिन्होंने सही रोल प्ले किया, जो जोर से बोले, जिन्होंने फ्लॉलेस कॉस्ट्यूम पहना, लेकिन वो लीडर्स नहीं थे, वो एक्टर्स थे। और उनका ऑडियंस भूल गया था कि उसे उठकर बाहर जाने का भी हक है। अथॉरिटी कॉस्ट्यूम ईविल नहीं है, वो न्यूट्रल है, लेकिन गलत हाथों में वो ओबीडियंस का हथियार बन जाता है। एक क्लोक जो तुम्हारे दिमाग को चुप कर देता है, और इसका इकलौता बचाव है तुम्हारी अवेयरनेस। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने पावर का कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा हो, अपने आप से पूछो, ये दिखता कैसा है से ज्यादा जरूरी है इसने किया क्या है, ये कितना लाउड बोलता है से ज्यादा जरूरी है क्या इसने ट्रस्ट अर्न किया है। क्योंकि सच को सुनने के लिए किसी कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे अटेंशन की जरूरत होती है। द मैन्युफैक्चर्ड कंसेंसस। तुम अपने फीड में स्क्रॉल कर रहे हो और वहां है एक ट्रेंडिंग ओपिनियन, एक वायरल टेक, एक ऐसा मूवमेंट जिसे हर कोई सपोर्ट करता दिख रहा है। हर पोस्ट वही मैसेज दोहराती है, हजारों लाइक्स, कमेंट्स में बस हाँ में हाँ। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने तय कर लिया है कि सच क्या है। और तुम हेजिटेट करते हो। शायद तुम पूरी तरह अग्री नहीं करते, शायद तुम्हारे मन में कुछ सवाल हैं, लेकिन अब उन सवालों को जाहिर करना ऐसा लगता है जैसे एक क्लिफ से छलांग लगाने जैसा, जबकि बाकी सब लोग दूसरी दिशा में चल रहे हैं। यही है मैन्युफैक्चर्ड कंसेंसस की ताकत। ये सिर्फ पीयर प्रेशर नहीं है, ये एक बहुत ही चालाक इल्यूजन है जो तुम्हें ये महसूस कराता है कि डिसएग्रीमेंट का मतलब है आइसोलेशन। ये परसेप्शन को मैनिपुलेट करता है ताकि हर कोई एक जैसी सोच में ढल जाए, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि हर कोई किसी चीज में विश्वास करता है तो तुम्हारा दिमाग भी वही मानने लगता है, चाहे वो तुम्हें सही लगे या नहीं। सोशल प्रूफ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जंगल में अगर झुंड दौड़ रहा है, तुम भी दौड़ते हो। अगर सभी किसी खाने से दूर रह रहे हैं, तुम भी उसे अवॉइड करते हो। एवोल्यूशन ने उसी को रिवॉर्ड किया जो भीड़ के साथ चला, और आज के डिजिटल दौर में यही इंस्टिंक्ट एक हथियार बन चुका है। जो कभी हमें बचाने के लिए था, अब वही हमें चुप करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो ये ऑनलाइन स्पेसेस में कैसे प्ले होता है। यूट्यूब अब तुम्हें डिसलाइक काउंट नहीं दिखाता। इंस्टाग्राम तुम्हारे फीड में उन्हीं ओपिनियंस को भर देता है जो पॉपुलर हैं। न्यूज़ साइट्स कुछ चुने हुए एक्सपर्ट्स की आवाज़ दिखाते हैं, बाकी डिसेंटर्स को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो पागल हों। एल्गोरिदम्स पुश करते हैं वो चीज़ जो ट्रेंडिंग है, ना कि वो जो सच है, बल्कि जो एक्सेप्टेड है। और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी थिंकिंग यहाँ बिलोंग नहीं करती। लेकिन ये ट्रिक समझो, वो कंसेंसस जो तुम्हें दिख रहा है वो रियल नहीं है, वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो क्यूरेटेड है कि किसे दिखाना है और किसे छुपाना है इसके जरिए। वो इंजीनियर्ड है, रेपिटेशन से, एम्प्लीफिकेशन से, साइलेंसिंग से। बॉट्स जो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो पैसे लेकर किसी स्टांस को सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शंस जिन्हें डिसेंट से साफ कर दिया जाता है, हेडलाइंस जो इन्फॉर्म नहीं करती बस एको करती हैं। इससे एक साइकोलॉजिकल मिराज बनता है कि हर कोई अग्री कर रहा है। और जब तुम ये मान लेते हो तब दो चीजें होती हैं। पहली, तुम अपनी ही थॉट सप्रेस करने लगते हो, ना कि इसलिए कि तुमने माइंड बदल लिया, बल्कि इसलिए कि अब बोलना अनसेफ लगता है। दूसरी, तुम खुद उस कंसेंसस को अडॉप्ट करने लगते हो, लॉजिक से नहीं, डर से।
एक्सक्लूडेड होने का डर, डिफिकल्ट, रिग्रेसिव, स्टूपिड या कुछ और कहे जाने का डर। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंसस इसी डर पर जिंदा है। टोटलिटेरियन रेजिम्स में इसे कहते हैं फोर्स्ड यूनानिमिटी, मॉडर्न कल्चर में इसे कहते हैं यूनिटी, लेकिन असर दोनों में एक जैसा होता है। जेन्युइन डिबेट को हटाकर सिर्फ परफॉर्मेटिव अग्रीमेंट बचता है। रियल थॉट की कॉम्प्लेक्सिटी मिटा दी जाती है और उसकी जगह आ जाती है मास ओबीडियंस। चुप, मुस्कराती, सिर हिलाती। याद है सोलोमन ऐश के एक्सपेरिमेंट्स? उन्होंने दिखाया कि लोग एक क्लियरली गलत जवाब से भी अग्री कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि सबने ऐसा किया। यही है परसीव्ड अग्रीमेंट की ताकत। तुम्हारा दिमाग आउटलायर नहीं बनना चाहता, वो रिडिक्यूल से डरता है, वो सेफ्टी चाहता है, और सेफ्टी उसे नंबर्स में दिखती है। तो जब तुम कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देखते हो हजारों लाइक्स के साथ, याद रखना वो नंबर सच नहीं है, वो स्ट्रैटेजी है, ट्रूथ का प्रेजेंटेशन, करेक्टनेस का सजेशन, और अक्सर वो मैनिपुलेटेड होता है। पॉलिटिशियंस ये जानते हैं, ब्रांड्स ये जानते हैं, ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स और इन्फ्लुएंसर्स भी। अगर तुम एक इल्यूजन बना सको कि कोई बिलीफ यूनिवर्सल है, तो तुम्हें उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं, बस उसे बार बार दिखाओ और लोग साथ हो लेंगे। अब सोचो, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कैसे चलता है? ग्रुप चैट्स में, वर्कप्लेस में, फैमिली में। तुम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो क्योंकि बाकी सब तो ठीक लग रहे हैं। लेकिन क्या वो सच में ठीक हैं, या वो भी वही हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं? वही डर, वही डाउट। ये है चुप्पी की चेन। हर कोई इस डर में कि सबसे पहले आवाज उठाने वाला वही होगा। और यहीं से मैन्युफैक्चर्ड कंसेंसस अपनी ताकत बनाता है। उसे तुम्हें मनाना नहीं होता, उसे बस तुम्हें अकेला महसूस कराना होता है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हिस्ट्री भरी पड़ी है उन लोगों से जिन्होंने फॉल्स कंसेंसस को रेजिस्ट किया। विसल ब्लोअर्स, रिफॉर्मर्स, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स, हर कोई कभी ना कभी उस कमरे में अकेला था जिसने कहा, रुको ये सही नहीं लग रहा। जिसे कहा गया, पागल हो, जिद्दी हो, गलत हो। जब तक कि वो गलत नहीं निकले। सच हमेशा भीड़ नहीं पहनता, और झूठ अक्सर भीड़ में ही होता है। तो क्या कर सकते हो? शुरुआत करो नोटिस करने से। जब भी तुम फील करो कि तुम्हें अग्री करना है, पूछो, क्या ये कंसेंसस असली है या स्टेज्ड है? क्या मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है, या क्योंकि मैं कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहा हूं? फिर सुनो उस साइलेंस को, सिर्फ अग्रीमेंट की नहीं, बल्कि उन आवाजों की चुप्पी जो बोलने से डर रही हैं। वो वहां हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं वो ही तो अकेले नहीं। और कई बार बस एक आवाज काफी होती है इल्यूजन तोड़ने के लिए। एक आवाज जो कहे, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। एक आवाज जो पूछे, प्रूफ कहाँ है? एक आवाज जो उस कहानी पर सवाल उठाए जो सब रिपीट कर रहे हैं बिना सोचे। वो आवाज तुम्हारी हो सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड कंसेंसस की सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि ये झूठ फैलाता है, बल्कि ये सच को मिटा देता है। आर्ग्यूमेंट से नहीं, ओमिशन से। और अगर तुम इसका रेजिस्टेंस नहीं करते, तो ये धीरे धीरे तुम्हें भी मिटाने लगता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि सिर्फ तुम ही हो जो क्रैक्स देख पा रहे हो, बोलो, क्योंकि ये इल्यूजन सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक सब चुप हैं।